मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने प्यारे से एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म शैलेश में। आज पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 इकाई फर्स्ट। क्या है इकाई फर्स्ट में बाबू? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। आपके बीच धुआंधार सा ताबड़तोड़ सा सेशन ला कर आए हैं बाबू। इसका नाम है अर्थव्यवस्था, इसके विकास का इतिहास। यानी कि इस चैप्टर को 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला क्या है, अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। दूसरा इसके विकास के बारे में जानेंगे और तीसरा इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो अर्थव्यवस्था होता क्या है, इसका मीनिंग अर्थ होता क्या है बाबू, तो थोड़ी देर बाद जानेंगे। एवं इसके विकास, विकास का मतलब उन्नति करना, तरक्की करना। तो अर्थव्यवस्था का विकास का इतिहास, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो चीज़ विकास हुआ है, तरक्की उन्नति हुआ है, उसका इतिहास जानेंगे इस चैप्टर में। इतिहास का मतलब बाबू जो समय बीत चुका है, जो हो चुका है, उसी को क्या बोलेंगे? इतिहास बोलेंगे। तो अर्थव्यवस्था यानी अपने भारत देश का अर्थव्यवस्था किस प्रकार से विकास हुआ, तरक्की हुआ, इसके इतिहास को जानेंगे इस चैप्टर में। और बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि अपना भारत देश पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था। कितने वर्षों तक? तो 200 वर्षों तक। तो जब अंग्रेज बाबू 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दे करके भारत को चली जाती है, तो क्या होती है? हमारी जीडीपी 1% से भी कम थी। तो जीडीपी क्या होती है बाबू, आगे समझेंगे। तो हमारे देश को आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को बाबू। तो हमारे देश से जब अंग्रेज चले गए, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से विकास हुआ, किस प्रकार से तरक्की हुआ, इसके इतिहास को जानेंगे। तो जब अंग्रेज चले गए अपने भारत से, तो अपने अर्थव्यवस्था में विकास हुआ होगा ना, देश में विकास हुआ होगा ना। तो इसके इतिहास को जानेंगे। तो क्लियर हुई यहाँ तक कहानी बच्चों? आगे बढ़ते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि पहले भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी। यानी कि यहाँ पे धन दौलत संपत्ति पूंजी की कमी नहीं थी। सभी लोग क्या थे बाबू? अमीर थे। लेकिन अंग्रेज भारत में आए बाबू, तो क्या किया? अच्छे से लूटपाट किया, अपने भारत देश के लोगों का अच्छे से शोषण किया। जो भी कच्चा पदार्थ था यहाँ, जो अपने देश में लेकर चले गए, जिससे क्या हुआ? अपने देश की स्थिति खराब हो गई। यह चिड़ी सोने की चिड़िया कही जाती थी अपने भारत देश, जो अधमरा हो गया, लहूलुहान हो गया। तो हमें 1947 में आज़ादी मिलती है। उसके बाद अपने अर्थव्यवस्था के किस प्रकार से विकास हुआ, इसके इतिहास को जानेंगे। कैसे, किस प्रकार से हमारे नीति निर्देशकों ने अपने भारत की अर्थव्यवस्था को सुधार किया, इसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। और आगे बोल रहा है कि भरपूर शोषण किया। अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर भरपूर शोषण किया तथा जमकर लूटा। जो भी कच्चा पदार्थ थे बाबू, जो अपने देश में उपलब्ध संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन थे, वह अपने देश में लेकर गए और वहाँ से उत्पादित, वो उन संसाधनों से उत्पादन कर करके, सामानों का निर्माण कर करके हमारे देश में ही क्या करने लगे? बेचने लगे। एक तो हमारे देश से संसाधन को फ्री में लेके जा रहा है बाबू, शोषण कर करके, और हमारे देश में ही क्या कर रहा है? बेच रहा है और ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। भरपूर लूटा। अंग्रेजों ने क्या किया? भरपूर लूटा। भारत की अर्थव्यवस्था बाबू अंग्रेजों के द्वारा 200 वर्षों तक गुलामी झेला। तो हमारे नीति निर्देशकों को कुछ समय तो लगेगा ना अपने भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में। तो जो समय अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगा बाबू, उसी के इतिहास के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे अपने भारत देश का विकास हुआ, तरक्की हुआ, अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। जब अंग्रेज अपने भारत को आज़ादी दे करके चला गया था बाबू 1947 ईस्वी में, तो यहाँ पे ना ही आर्थिक परिवेश अच्छा था, सामाजिक परिवेश अच्छा था, राजनीतिक परिवेश अच्छा था। कोई भी दूसरे देश के लोग अपने भारत देश में आकर के रहना नहीं चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न ही खाने पीने के लिए अच्छी अनाजें थी, कोई भी व्यक्ति के पास आय का साधन नहीं था, रुपया पैसा पूंजी नहीं था। तो दूसरे देश के क्यों लोग आकर के भारत में रहना पसंद करेंगे? तो यहाँ पे आर्थिक परिवेश अच्छा नहीं था, ना ही राजनीतिक परिवेश अच्छा था। कोई भी लोग राजनीतिक में जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके सामने एक चुनौती थी कि कैसे अपने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधार किया जाए। ना ही सामाजिक परिवेश अच्छा था। तो ये सब में क्या करना था बाबू? सुधार करना था हमारे नीति निर्देशकों को। अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था का परिचय। परिचय का मतलब आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, एक शब्द आया है जिसका नाम है क्या? उपनिवेश। तो उपनिवेश का मतलब क्या होता है? देखो बाबू, जब कोई मजबूत देश, शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश के ऊपर आर्थिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक शोषण करने लगता है, तो कमज़ोर देश को क्या बोलते हैं? उपनिवेश बोलते हैं। यानी जब कोई मजबूत देश
शक्तिशाली देश आर्थिक रूप से यानी कि रुपया पैसा पूंजी से, सामाजिक रूप से यानी कि समाज के कि कौन सा लोगों को क्या काम करना है और उस काम के बदले कितना रुपया देंगे वह कौन तय करेगा, तो शक्तिशाली देश तय करेगा। यही क्या हो गया, सामाजिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, मतलब कि कौन से लोगों को कौन सा काम करना है या कौन तय करेगा, शक्तिशाली देश के लोग करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से जब किसी कमज़ोर देश के ऊपर शोषण करने लगता है कोई मजबूत राष्ट्र, तो इसी को क्या बोलते हैं, कमज़ोर राष्ट्र को क्या बोलते हैं, उपनिवेश बोलते हैं। आर्थिक शोषण का मतलब सोना चांदी रुपया पैसा खनिज से शोषण करना, इसी को आर्थिक शोषण बोलेंगे। व्यावसायिक शोषण का मतलब कमज़ोर देश के लोगों को व्यापार करने के लिए लाइसेंस नहीं देना, व्यापार करने की अनुमति प्रदान नहीं करना। तो एक मजबूत राष्ट्र, एक शक्तिशाली राष्ट्र जब किसी कमज़ोर राष्ट्र के ऊपर सामाजिक आर्थिक रूप से शोषण करता है, कब्जा कर लेता है, गुलाम बना लेता है, तो उसी को क्या बोलेंगे, कमज़ोर देश को, कमज़ोर राष्ट्र को क्या बोलेंगे बाबू, उपनिवेश बोलेंगे। तो भारत किसका उपनिवेश था, तो ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत में बाबू अंग्रेज क्या करते थे, आर्थिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, सामाजिक तौर पर क्या करते थे, भारत के लोगों का शोषण करते थे। जो भी उपलब्ध संसाधन थे भारत में वह क्या करते थे, शोषण करते थे, अपने यहाँ लूट करके लेके चले जाते थे। और उन्होंने भारत को कैसे गुलाम बनाया बाबू, तो फूट डालो और शासन करो की नीति अपना करके। तो यह नीति क्या है, जैसे देखो आपको पता ही होगा बाबू कि अपने भारत देश में बहुत सारे धर्म जाति लोग, अलग अलग भाषाएं बोलने के लोग रहते हैं। उन लोगों के बीच ने क्या किया, अंग्रेज मतभेद पैदा किया, यानी कि आपस में क्या किया, जो भारत के लोग रहते थे अलग अलग धर्म जाति समूह के लोगों के बीच क्या किया, फूट डाला, मतभेद पैदा किया, गलत गलत बातें फैलाया कि देखो ना वह धर्म के लोग, वह जाति के लोग, वह भाषा के लोग आपके बारे में ऐसा बोलता है, गलत गलत न्यूज़ फैलाया, गलत गलत बातें किया बाबू। और क्या किया, आपस में ही लड़वाना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों ने। हमारे बीच क्या किया, हिंदू मुस्लिम धर्म जाति के नाम पर तोड़ दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। इस तरह से बाबू फूट डालो और शासन करके नीति अपना करके अंग्रेज़ों ने भारत को गुलाम बनाया। कितने वर्षों तक, तो 200 वर्षों तक। तो केवल बच्चों आप इतना समझिए कि भारत को 1947 में आज़ादी मिलती है। पहले भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन वह सोने की चिड़िया को अधमरा कर दिए अंग्रेज़ों ने, लहूलुहान कर दिया। इस सोने की चिड़िया को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, राजनीतिक रूप से क्या किया था, शोषण किया गया था। फिर उसके बाद बाबू 1947 में भारत देश को आज़ादी मिलती है, जो पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी, बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी। इसके साथ साथ जो भी उद्योग कल कारखाने थे भारत में बाबू, वह भी क्या कर दिए अंग्रेज़ों ने, समाप्त कर दिए, नष्ट कर दिए। तो आज़ादी के बाद पूरी जनसंख्या बाबू किस पे निर्भर हो गई, कृषि पे निर्भर हो गई। आय का साधन क्या बचा, सिर्फ कृषि ही बचा। सारा उद्योग कारखाना अंग्रेज़ों ने नष्ट कर दिया, तो आय का साधन लोगों के लिए क्या बचा, कृषि बचा। कृषि कर करके थोड़ा बहुत ही लोग क्या करते थे, रुपया पैसे कमाते थे। आगे है अर्थव्यवस्था का अर्थ, यानी कि अर्थव्यवस्था का मीनिंग क्या होता है। आपसे पूछेगा एग्जाम में बाबू कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था एक तरीका है बाबू, एक संरचना है, एक ढांचा है जो किसी भी देश को क्या करती है, चलाती है। तो बाबू आप अपने गली मोहल्ला में देखो, समाज में देखो, शहर में देखो कि क्या करते हैं लोग, अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई शिक्षक में काम कर रहा है, कोई मजदूरी करता है, कोई खेती में काम करता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सभी लोग एक जैसा काम नहीं करते हैं, सभी लोग क्या करते हैं, समाज में अलग अलग काम करते हैं। और उस काम करके जो भी उन्हें रुपया पैसा पूंजी धन दौलत की प्राप्ति होती है, उसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया बोलते हैं। आर्थिक क्रिया किसको बोलते हैं बाबू, ध्यान से सुनो। देखो अपने भारत देश में बहुत सारे लोग हैं, ये सभी लोग एक जैसा काम नहीं करते हैं, सभी लोग क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। उन कामों के बदले, उस व्यक्ति के कामों के बदले जो भी पैसा पूंजी प्राप्त होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी आपको पढ़ाते हैं शाम में, तो क्या आप अपने पिताजी को पढ़ाने के बदले रुपया पैसा देते हैं? का सरी का बोल रहे हैं, अगर हमारे पिताजी हमको पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाने के बदले पैसा देंगे? नहीं देंगे। वही तो हमको खिला पिला रहे हैं और हम ऊपर से पैसा देंगे? कहाँ से हम कमाते हैं कि पैसा देंगे? आप नहीं न देते हैं। तो आपके पिताजी के लिए वह आर्थिक क्रिया नहीं हुआ। अगर वही आपके पिताजी कहीं स्कूल कॉलेज में पढ़ाते और उसके बदले क्या मिलता, उन्हें महीना में सैलरी मिलता है, पैसे रुपया पूंजी की प्राप्ति होती है, तो वह आपके पिताजी के लिए क्या हुआ, आर्थिक क्रिया हो गया। तो कहने का मतलब सीधा सिंपल सा कि कोई भी काम करे, उस काम के बदले हमें जो भी रुपया पैसा पूंजी की प्राप्ति होती है, उसे ही क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया बोलते हैं। और अपने देश में बाबू सभी लोग अलग अलग प्रकार की आर्थिक क्रिया करते हैं। इन आर्थिक क्रिया को सभी को एक साथ मिला देंगे, शामिल कर देंगे, तो क्या होता है, अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। अपने भारत देश में बाबू अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, अपने
आजीविका को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए पैसे कमाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया बोलते हैं। और इन आर्थिक क्रियाओं को एक साथ मिला देंगे, जोड़ देंगे बाबू, तो क्या होता है, अर्थव्यवस्था का निर्माण हो जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। मतलब आजीविका अर्जन करने की प्रणाली को क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। आजीविका का मतलब बाबू जो अपने फैमिली के लिए, घर दुआर चलाने के लिए कोई भी लोग रुपया पैसा कमाते हैं, जीवन यापन को चलाने के लिए रुपया पैसा कमाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, आजीविका बोलते हैं। तो आजीविका अर्जन करने की प्रणाली को क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अगर आप इस प्रकार से नहीं समझे बाबू, तो आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान लीजिए कि आपके घर में कोई फेस्टिवल है, पर्व है, और आपकी मम्मी बोलती है कि बेटा 500 रुपया लो और जाकर बाज़ार से सब्जी ले आओ, और साथ ही साथ आपके मम्मी एक थैला दे दिया, एक झोला दे दिया। तो यहाँ पे समझना बाबू कि आर्थिक क्रिया के रूप में क्या है, सब्जियाँ हैं। जैसे खीरा खरीदा आपने, पपीता, आलू, भंटा, बैगन, जो भी आपने सब्जियां खरीदी, सारी की सारी एक झोला में रख करके ले आते हैं घर ना, ऐसे ही लाते हैं ना अपने घर में सब्जियां। तो क्या हो गया बाबू, सब्जी आर्थिक क्रिया के रूप में है। जैसे झोला में थोड़ा सा कृषि डाल दीजिए, थोड़ा सा बैंकिंग डाल दीजिए, थोड़ा सा परिवहन डाल दीजिए, टीचिंग डाल दीजिए, झोला में एक साथ समेट करके रख दीजिए, तो सारा सब्जियां मिल गया बाबू, यानी कि सारी आर्थिक क्रिया एक साथ मिल गया। तो यही क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था का निर्माण हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि सभी आर्थिक क्रियाओं के योग को क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। यही क्या है, अर्थव्यवस्था का अर्थ है। सर जी, आपने तो ये पढ़ा दिया कि अर्थव्यवस्था का मीनिंग, अर्थ परिभाषा क्या है, लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि अर्थव्यवस्था में कार्य क्या क्या होता है, कौन कौन से काम किए जाते हैं। तो देखो बाबू, अर्थव्यवस्था में 2 कार्य किए जाते हैं। पहला कार्य क्या है, लोगों की आवश्यकता के संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। कोई भी अर्थव्यवस्था में बाबू लोगों की संतुष्टि के लिए, यानी कि ज़रूरत के अनुसार अर्थव्यवस्था में क्या किया जाता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। वस्तु का मतलब बाबू कंपनी से कोई चीज़ उत्पादन कर दिए, निर्माण कर दिए, जैसे मोबाइल का ही निर्माण कर दिए, स्कूटर, बाइक, कार वगैरह का निर्माण कर दिए। अगर लोगों की आवश्यकता है स्कूटर, बाइक, मोबाइल, टेलीविज़न की, तो क्या होती है, अर्थव्यवस्था में निर्माण किया जाता है। एवं सेवाओं का मतलब बाबू सेवा देना, सर्विस देना। जैसे जियो वाला कंपनी, हम पैसे देते हैं जियो वाला कंपनी को, और हमारा सिम में क्या करता है, इंटरनेट भर देता है, हम सेवा लेते हैं उससे, वह किसी भी प्रकार के वस्तु का उत्पादन करके नहीं देता है। तो अर्थव्यवस्था में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। पहला कार्य है कि लोगों की आवश्यकता के अनुसार, संतुष्टि के अनुसार देश में क्या किया जाता है, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, निर्माण किया जाता है। दूसरा है लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करती है। देखो, जहाँ पे वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होगा, तो इनको उत्पादन करने में लोगों की आवश्यकता पड़ेगी ना, यानी कि लोगों को रोजगार मिलेगी। तो दूसरा कार्य क्या करती है अर्थव्यवस्था, लोगों को रोजगार का प्रबंध करती है, रोजगार देती है। लोगों की आवश्यकता को संतुष्टि के लिए क्या करती है, वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है, तथा लोगों को क्या करती है, रोजगार प्रदान करती है। यही क्या है, अर्थव्यवस्था का कार्य है। ब्राउन ने कहा बाबू कौन है, तो यह अर्थशास्त्र है। इन्होंने कहा है कि आजीविका, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है, यानी कि जीवन जीने का एक तरीका है। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है, ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत तो लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है बाबू, एक संगठन है, एक तरीका है, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं लोग, रुपया पैसा पूंजी कमा करके अपने परिवार को चलाते हैं, अपना जीवन जीते हैं। और बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, योग है, योगफल है। अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। अर्थव्यवस्था अभी समझाए बाबू कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, आर्थिक क्रियाओं के योग को क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। संरचना या ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। जैसे बच्चों आपने घर बनते हुए देखा होगा, घर बनने में क्या क्या लगता है, गिट्टी, सीमेंट, बालू, छड़ी इत्यादि चीज़ें लगती है। इत्यादि चीज़ें मिल करके क्या होता है कि घर का, मकान का संरचना बन जाता है, ढांचा बन जाता है। तो इसी प्रकार से बाबू अर्थव्यवस्था की संरचना भी होती है बाबू, यानी कि अर्थव्यवस्था में जितने भी काम किए जाते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, एक संरचना का निर्माण हो जाते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन के क्षेत्रों के विभाजन से है, यानी कि जितने भी उत्पादन के क्षेत्र है बाबू उसके विभाजन से क्या है, अर्थव्यवस्था का संबंध है। ये इसी को क्या बोलते हैं, संरचना बोलते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना बोलते हैं। यानी बोलने का मतलब ये है बाबू कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक लोग एक जैसा काम नहीं करते हैं, प्रत्येक लोग क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, आर्थिक क्रियाएं करते हैं। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को क्या करना, अलग अलग
क्षेत्रों में बांट देना ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था की संरचना कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि बाबू कि कोई भी एक व्यक्ति को देश को चलाने के लिए दे दिया जाए तो क्या वह व्यक्ति अच्छे से देश को चला पाएगा, अर्थव्यवस्था को संभाल पाएगा? नहीं बाबू। उसे ये कह दिया जाए कि आप ही एक देश को चलाइए, कहाँ पे किस चीज़ को निर्माण करना है, विकास करना है, किस चीज़ में विकास करना है, कृषि से उत्पादन कितना करना है, कहाँ पे सड़क का निर्माण करना है, कितना कंपनियों से सामानों को उत्पादन करना है, एक ही व्यक्ति को दे दिया जाए बाबू देश को चलाने के लिए सारा ये सब निर्णय लेने के लिए, तो क्या वह व्यक्ति अच्छे से निर्णय ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, बिल्कुल नहीं लेगा बाबू। कंफ्यूज हो जाएगा कि हमने देश में क्या क्या काम किया है और क्या काम नहीं किए हैं। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वही उसी के जगह पर अगर 5 व्यक्ति को दे दिया जाए देश को संभालने के लिए, कोई कंपनी में कितना वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है एक व्यक्ति देख लेगा, कृषि में कहाँ पे कितना विकास करना है कोई दूसरा व्यक्ति देख लेगा, तीसरा व्यक्ति देख लेगा कि बैंकिंग के बारे में कि बैंकिंग में लोगों को लोन देना चाहिए, कितना लोन देना चाहिए, तीसरा व्यक्ति देख लेगा। इसी प्रकार से बाबू 5 व्यक्ति अलग अलग जगह अलग अलग क्षेत्र को क्या करेगा, संभाल लेगा, तो वह देश को अच्छे तरीक़ा से नहीं चला पाएगा? बिल्कुल चला पाएगा, अच्छे से संभाल पाएगा। एक व्यक्ति के तुलना में 5 व्यक्ति तो अच्छे से देश चला पाएगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है बाबू, अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांट दिया जाता है। आर्थिक क्रियाओं को संभालने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए। वह क्षेत्र कौन कौन से है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। देश में जितने भी कार्य होते हैं देश की अर्थव्यवस्था को विकास पहुंचाने के लिए बाबू अलग अलग विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को क्या किया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, ताकि क्या हो, देश का विकास हो, तरक्की हो। चूँकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है, और अर्थव्यवस्था में बाबू विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, पूरा किया जाता है। जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि आर्थिक क्रियाओं मोटे तौर पर 3 भागों में बांट दिया गया है। देश को अच्छे से चलाने के लिए बाबू, बेहतर तरीक़ा से उन्नति करने के लिए, कन्फ्यूज नहीं होने के लिए क्या किया है, आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांट दिया गया है, ताकि क्या हो, अच्छे से आर्थिक क्रिया पूरा किया जा सके। कौन कौन से क्षेत्रों में बांट दिया गया है? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। तो बारी से पढ़ लेते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, कहते किसको है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र क्यों कहा जाता है बाबू? क्योंकि कृषि और कृषि से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वह सारे के सारे कामों को किस में रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। इसके अंतर्गत बाबू पशुपालन, कृषि, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं, जैसे क्रिया काम आते हैं। कृषि और कृषि से संबंधित जो भी काम किए जाते हैं बाबू, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया यानी कि पशुओं को पालना हो गया, मछली पालन हो गया, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना यानी कि जंगलों से लकड़ियों को प्राप्त करके वस्तुओं का निर्माण करना, ये सब सारे चीज़ें कौन से क्षेत्र में रखा गया है, शामिल किया गया है? तो प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है, शामिल किया गया है। जो भी काम अधिकांश गाँव में किए जाते हैं बाबू, सारे के सारे किस में रखा गया है? प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। उद्योगों से संबंधित जो भी क्रियाकलाप काम किए जाते हैं वह सारे के सारे कामों को द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है। यानी सीधा सिंपल से भाषा में बोले तो जब कहीं पे किसी भी प्रकार के वस्तु का निर्माण होगा, नया वस्तु का उत्पादन होगा, तो उसको किस में रखा गया है? द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय यानी कि खनिजों का व्यापार, निर्माण कार्य जैसे घर का निर्माण हो गया, सड़क का निर्माण हो गया, जन उपयोगी सेवाएं यानी कि जान को बचाने के लिए सेवाएं, मतलब जीवों को सेवा प्रदान करना, जैसे गैस और बिजली आदि का उत्पादन आते हैं। गैस और बिजली के उत्पादन किसके अंतर्गत आते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जो भी कहीं पे नया वस्तु का उत्पादन होगा, उद्योगों में निर्माण कार्य होगा, व्यवसाय होगा, खनिजों का व्यवसाय होगा, गैस तथा बिजली का उत्पादन होगा बाबू, निर्माण होगा, तो इन सभी को किस में रखा गया है? द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे सेवा क्षेत्र कहने का मतलब सर्विस देना, जैसे जियो वाला कंपनी, एयरटेल वाला कंपनी, रेल, परिवहन, संचार, ये सब क्या कर रहा है? हमें सेवा दे रहा है, किसी भी प्रकार के वस्तु का उत्पादन करके नहीं देता है। जैसे आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं बस के माध्यम से, तो क्या बस वाला आपको किसी भी प्रकार के वस्तु का उत्पादन करके देता है? नहीं देता है। आप बस पर चढ़ते हैं और आपसे पैसा लेता है कंडक्टर, और एक जगह से स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है? उतार देता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपको पहुंचा देता है। यानी कि वह क्या कर रहा है? आपको सेवा दे रहा है, सर्विस दे रहा है। इसी प्रकार से जियो वाला कंपनी बाबू, अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको इंटरनेट के लिए पैसा देना पड़ेगा जियो वाला कंपनी को, और जियो
वाला कंपनी आपके सिम में रिचार्ज कर देगा, जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं। उसके ज़रिए आप किसी भी न्यूज़ को सुन सकते हैं, समाचार जान सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के जियो वाला कंपनी वस्तु का उत्पादन करके तो नहीं दे रहा, क्या दे रहा है आपको, सेवा दे रहा है, सर्विस दे रहा है। तो तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं बाबू, सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत सेवा से सारी संबंधित कार्य किए जाते हैं, सारे के सारे तृतीय क्षेत्र में रखा गया है, शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत बैंक बाबू किसी भी प्रकार के वस्तु का उत्पादन करके नहीं देता है, आपके पैसों को क्या करता है, सुरक्षित रखता है और समय समय पर क्या करता है, लोन देता है। परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वस्तु का उत्पादन नहीं होता। व्यापार में भी क्या करता है बाबू, मदद करता है। जैसे में हमें पता करना हो कि गेहूं का कीमत कितना है दूसरे राज्यों में, तो इंटरनेट के जरिए पता कर सकते हैं ना। तो व्यापार भी क्या किया जाता है, तृतीय क्षेत्र में भी रखा जाता है। आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है, यानी शामिल होती है। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है। और तृतीय क्षेत्र क्या करती है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के क्रियाओं को क्या करती है, सहायता प्रदान करती है, मदद करती है। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी भी वस्तु का कीमत जानना हो तो हम तृतीय क्षेत्र से जान सकते हैं। इंटरनेट पे सर्च मारेंगे कि गेहूं का कीमत कितना है, खिलौना का कीमत कितना है, स्कूटर का कीमत कितना है, तो आपको पता चल जाएगा, इंटरनेट के जरिए तुरंत पता चल जाएगा। तो तृतीय क्षेत्र क्या करती है, द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र को क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। और ये एक बार देख लेते हैं बाबू अर्थव्यवस्था की संरचना की, अर्थव्यवस्था का संरचना होता क्या है। अर्थव्यवस्था की संरचना ढांचा को देखते हैं बाबू कि कैसे कैसे बांटा गया है। तो हमने आपको अभी समझाया कि जिस प्रकार से बाबू अपने घर को निर्माण करते हैं तो एक बेडरूम, किचन रूम, बाथरूम, गेस्ट रूम रखते हैं बाबू, स्टोर रूम रखते हैं। तो उसी प्रकार से एक अर्थ संरचना मिलकर के एक मकान का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार से बाबू अर्थव्यवस्था में बाबू बहुत सारे आर्थिक क्रियाएं होती है। उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को 3 क्षेत्रों में बांट दिया जाता है ताकि क्या हो, देश अच्छे से चल सके। कौन कौन से क्षेत्रों में बांटते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र बोलते हैं, यानी कि कृषि से संबंधित जो भी कार्य क्रिया किए जाते हैं उसको किस में रखा गया है, प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वन हो गया, मछली पालन हो गया, सारे क्रियाओं को, सारे कामों को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, यानी कि जो भी कहीं पे नया वस्तु का निर्माण होगा उसको किसके अंतर्गत रखा गया है, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। जैसे उद्योगों से किसी भी प्रकार के वस्तु का निर्माण हो गया, निर्माण कार्य हो गया, जैसे कोई घर ही कहीं पे बन रहा है, सड़क बन रहा है, गैस एवं बिजली का उत्पादन हो गया, तो ये सारा चीज़ द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। और द्वितीय क्षेत्र के उद्योगों को और बेहतर तरीका से पढ़ते हैं बाबू कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़े उद्योग, यानी कि उद्योग भी कई प्रकार के होते हैं। कुटीर उद्योग मतलब छोटा उद्योग, लघु उद्योग मतलब बहुत बड़ा उद्योग, मध्यम उद्योग मतलब बीच वाला उद्योग, और एक होता है बड़ा उद्योग मतलब सबसे बड़ा उद्योग। जैसे जियो का कंपनी हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सब बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं। तो जहाँ पर भी किसी प्रकार के नए वस्तुओं का उत्पादन होगा उद्योगों से, फैक्ट्रियों से, कारखाने से, तो समझना कि उसको द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। और तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेवाओं से संबंधित, सर्विस से संबंधित सारे क्रियाओं को शामिल किया गया है, रखा गया है। जैसे बैंक हो गया, परिवहन, संचार, व्यापार, अन्य सेवाएं, ये सब किसी भी प्रकार के वस्तु को उत्पादन करके नहीं देता, हमें सेवा देता है, सर्विस देता है। तो आपको समझ में आ गया कि अर्थव्यवस्था का संरचना कैसे कैसे बांटा गया है, कैसे कैसे होता है। क्यों जरूरी है बाबू भारतीय अर्थव्यवस्था को, संरचना को बांटने के लिए? क्योंकि अच्छे ढंग से अर्थव्यवस्था का विकास हो, इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया है। अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था का प्रकार, यानी कि अर्थव्यवस्था का प्रकार कितने होते हैं। देखो बच्चों, पहले हमने जाना अर्थव्यवस्था की संरचना, यानी कि घर में बेडरूम, बाथरूम, किचन रूम है, गेस्ट रूम है, सारा मिल करके क्या होता है, संरचना का आकार का निर्माण होता है। जैसे आर्थिक क्रियाएं बहुत सारी होती हैं, उनको अच्छे से करने के लिए क्या किया जाता है, देश को अच्छे से विकसित करने के लिए आर्थिक क्रियाओं को अलग अलग क्षेत्रों में रख दिया जाता है ताकि क्या हो, देश का विकास हो। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है अर्थव्यवस्था का प्रकार, कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं, यानी कि पृथ्वी पे जितने भी देश है उनको कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था से देश को चलाई जाती है, ये जानेंगे। आज विश्व में निम्न 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, और पूरी दुनिया में बाबू 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कौन कौन से? तो पहला है पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये होता क्या है, ये समझ लेते हैं अच्छे तरीक़ा से, बेहतर तरीक़ा से। अगर आप हमारी बातों को सुन रहे होंगे ध्यान से बाबू, तो आपको एक एक शब्द अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक टॉपिक बेहतर से समझ में आया होगा। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी में देखो बाबू, पूंजीपति छुपा हुआ है एक शब्द। क्या छुपा हुआ है? पूंजीपति शब्द छुपा हुआ है। पूंजीपति कहने का मतलब जिस व्यक्ति के पास रुपया, पैसा, धन दौलत, सेविंग अधिक होता है, उसी को क्या बोलते हैं? पूंजीपति बोलते हैं। तो एक बार देख
देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ पे उत्पादन के संसाधन का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि। यहाँ पे बोल रहा बाबू कि पूंजीवादी वैसे अर्थव्यवस्था को बोलते हैं जहाँ पे कोई निजी व्यक्ति, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि पूंजीवादी वैसे अर्थव्यवस्था को बोलते हैं जहाँ पे उत्पादन के साधनों का स्वामित्व। तो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व क्या होता है? सबसे पहले उत्पादन के साधन क्या होते हैं, यानी कि वैसे कौन कौन से काम किए जाए जिससे हमें रुपया, पैसे, पूंजी की प्राप्ति हो, इसी को क्या बोलते हैं? उत्पादन के साधन बोलते हैं, साधनों बोलते हैं। तो कौन कौन से काम करके हमें रुपया, पैसा, पूंजी की प्राप्ति होगी बच्चों? तो पहला है कृषि। कृषि में अगर हम काम करेंगे, अनाज करके बेच करके हमें रुपया, पैसा, पूंजी प्राप्त हो सकता है। दूसरा क्या है? उद्योग। उद्योगों से वस्तुओं को उत्पादन करेंगे और बेचेंगे तो हमें पैसा की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा है निर्माण कार्य। अगर किसी भी वस्तु का निर्माण करेंगे, घर का निर्माण करेंगे तो उससे भी हमें रुपया, पैसा, पूंजी की प्राप्ति हो सकती है। कोई उद्योगपति है बाबू, उद्योगों को चला रहा है तो उससे भी रुपया, पैसा, पूंजी की प्राप्ति होगी, या तो उस उद्योगपति को लाभ होगा या प्रॉफिट होगा। तो जो भी आय के साधन है बाबू, जिससे हम उत्पादन करके रुपया, पैसा, पूंजी की प्राप्ति होती है, उसे ही क्या बोलते हैं? उत्पादन के साधन बोलते हैं। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब अधिकार, नियंत्रण। किसी निजी व्यक्ति, जैसे हम हो गए, आप हो गए, कोई व्यक्ति हो गया, कोई खास व्यक्ति हो गया, उसके पास होता है। तो इसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। मान लेते हैं कि कोई देश है, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी आदमी होगा बाबू, जो भी उस देश में संसाधन होंगे, उपलब्ध संसाधन होंगे, उस पर किसी निजी व्यक्ति का, कोई खास व्यक्ति का, जैसे हम हो गए, आप हो गए, पूंजीपतियों का अधिकार होता है। पूंजीपतियों के द्वारा किसी भी देश को चलाई जाती हो तो उस देश में क्या कहेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाबू आपको सरकारी जॉब देखने को नहीं मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? प्राइवेट जॉब देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारा तो व्यक्ति, हम आप मिलकर के उस देश को चला रहे हैं। और इसमें एक कमी है बाबू कि जो भी सामान उत्पादन करते हैं पूंजीपति लोग, हम आप करते हैं, वह अपने मनमाना दाम पर कहीं भी किसी भी देश में बेच सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं होता है। मन चाहे जहां जिस देश में जितना चाहे उतना दामों पे अपने सामानों को बेच सकते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसमें क्या होता है? व्यक्तियों के द्वारा इन तीनों देशों को चलाई जाती है। इसमें कोई भी इन देशों में रहने वाले लोग या कोई भी लोग इन देश में जा कर के किसी भी प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करके मन चाहे वहाँ निर्माण करके बेच सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है। तो उत्पादन के साधनों पर, यानी कि आय के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति, पूंजीपति व्यक्ति का अधिकार होता है, नियंत्रण होता है। उसी को क्या बोलेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। दूसरा है समाजवादी, यानी कि समाज का अधिकार होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ पर उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे चीन, क्यूबा आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाबू, जो भी उस देश में कंपनियों से वस्तुओं का उत्पादन होगा, आय का निर्माण होगा, वस्तुओं का निर्माण होगा, वह कौन तय करेगा? कहाँ पे कितने दामों में बेचा जाएगा, वह कौन तय करेगा? तो वह देश के सरकार तय करेगी। उस देश में कंपनी, उद्योग, बस, ट्रेन, हॉस्पिटल, स्कूल जो भी मिलेगा बाबू, वह कैसा मिलेगा? किसका अधिकार मिलेगा? तो सरकार का अधिकार मिलेगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो भी उस देश में मौजूद होते हैं, उस पर सबका किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। देश का सरकार बोलेगी कि इस वस्तु को इतना रुपया में बेचना है तो इतना रुपया में बेचा जाएगा, ट्रेन पर इतना टिकट लगेगा तो इतना टिकट लगेगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि देश के सरकार नियंत्रण करती है, और देश के सरकार को जो भी रुपया, पैसा, पूंजी, प्रॉफिट होता है, वह क्या करती है? लोगों को कल्याण में लगा देती है, यानी कि लोगों के विकास में पैसा खर्च कर देती है। और चीन, क्यूबा आदि देशों में क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि सरकार का अधिकार होता है। इन देशों में सरकार चलाती है। तो हम बोल सकते हैं कि जिस देश में चलाने का अधिकार, उत्पादन के साधनों पर, कंपनियों पर, फैक्ट्रियों पर, स्कूलों पर इत्यादि पर अधिकार उस देश के सरकार का होता है, तो बोलेंगे कि वहाँ कौन सी अर्थव्यवस्था से उस देश को चलाई जा रही है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था से उस देश को चलाई जा रही है। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का मतलब बाबू मिक्स्ड, मिला हुआ।
जैसे मिक्सचर खाए हो ना, दालमोट का, बूट का, मसाला का इत्यादि चीज़ों का मिश्रण रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित दालमोट बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। तो इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था का मिश्रण बाबू क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। जैसे समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मिल करके क्या बना है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। इसमें क्या है बाबू? मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी समाजवादी का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है तथा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी के बीच का रास्ता है। बोलने का मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था का ये है बाबू कि उत्पादन के साधनों पर यानी कि आय के साधनों पर, जैसे में कृषि से जो भी रुपया पैसा पूंजी प्राप्त होता है, उद्योगों से जो भी किसी भी प्रकार के वस्तुओं को उत्पादन करके रुपया पैसा पूंजी प्राप्त होता है, उस पर किसी निजी व्यक्ति या फिर देश के सरकार का अधिकार होता है तो उस देश में मानेंगे कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जिस भी देश में बाबू कोई भी निजी व्यक्ति और सरकार दोनों मिल करके देश के विकास को तरक्की करती है, विकास करती है, उन्नति करती है, समझना कि उस देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है, उस कौन सी अर्थव्यवस्था से उस देश को चलाई जा रही है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से उस देश को चलाई जा रही है। यहाँ पे बाबू मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी और प्राइवेट दोनों देखने को मिलेगा। आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों जॉब देखने को मिलेगा। आप देखे होंगे अपने भारत देश में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ पे सरकारी प्राइवेट दोनों जॉब मिलेगा। कोई सरकारी में लोग काम करता है तो कोई प्राइवेट शिक्षक है, कोई सरकारी शिक्षक है। तो यहाँ पे अनुमति दी जाती है कि कोई भी निजी व्यक्ति भी देश को विकास तरक्की की ओर ले जाइए और सरकार भी देश को विकास की ओर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, देश में जितने भी उपलब्ध संसाधन है उन संसाधनों पर अधिकार किसका होता है? तो देश के सरकार का अधिकार होता है। तो सिंपल सा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति तथा देश के सरकार का अधिकार होता है, उसी को क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और इसमें बाबू ना ही कोई निजी व्यक्ति अगर कोई वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो मनमाना दाम पर बेच सकता है। मान ले कि 10 रुपये का वस्तु का उत्पादन किया कोई व्यक्ति और 50 रुपये में बेच रहा है तो क्या है? जनता का सरेआम लूटा जा रहा है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा हो सकता है बाबू, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने वस्तुओं का दाम तय करता है। लेकिन इसमें क्या होता है? देश की सरकार तय करेगी कि आप कितना दामों पे किसी भी वस्तु को बेचेंगे। इसमें ना ही सरकार अपना मनमाना कर पाती है, ना ही कोई व्यक्ति मनमाना कर पाती है। तो दोनों मिल करके क्या बना है? पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिल करके क्या बना है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है। इन दोनों का बीच का रास्ता है, दोनों का मेल मिलाप करके रखता है। अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था का विकास, यानी कि अर्थव्यवस्था का विकास तरक्की उन्नति किस प्रकार से हुआ। यानी कि जब अंग्रेज 1947 ईस्वी में भारत को छोड़ करके चले गए बाबू, आज़ादी दे करके चले गए बाबू, तो अपने नीति निर्देशकों ने, भारत के नीति निर्देशकों ने अपने भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से सुधार किया, विकास किया, इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निम्नलिखित 2 स्थितियों को विवेचना करेंगे। और बाबू अपने भारत देश से जब अंग्रेज चले गए तो 2 स्थिति के बारे में इस चैप्टर में हमें विवेचना करना है। सबसे पहला क्या है? आर्थिक विकास, और दूसरा क्या है? मौद्रिक विकास। तो जब अंग्रेज चले गए बाबू तो अपने भारत देश का आर्थिक विकास किस प्रकार से हुआ और मौद्रिक का विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। तो आर्थिक विकास, पहला है आर्थिक विकास, यानी जब रुपया पैसा पूंजी से किसी व्यक्ति का विकास होने लगे तो इसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास बोलते हैं। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने बाबू आर्थिक विकास का परिभाषा अलग अलग तरीका से दिया है। कोई अर्थशास्त्री ने बोला है कि रुपया पैसा पूंजी से अगर देश की जनता को विकास होने लगे तो क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। किसी ने बोला है कि जब देश में हॉस्पिटल, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन क्षेत्रों में इत्यादि चीज़ों में विकास होगा तो उस देश का आर्थिक विकास होगा। तो आप आर्थिक विकास को ऐसे याद रखिएगा कि जब किसी देश में लंबे समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार इत्यादि चीज़ों में विकास होना, तरक्की उन्नति होना क्या कहलाता है? आर्थिक विकास कहलाता है। आगे देख लो समावेशी विकास। ये होता क्या है समावेशी विकास? आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, ऊंचा हो जाए तथा समाज में कोई भी वर्ग विकास के लाभ से छूता न रहे, तो ऐसे ही विकास को क्या बोलते हैं? समावेशी विकास बोलते हैं या कहा जाता है।
यहाँ पे ये बोल रहा है बाबू कि सरकार के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार की योजना लाया जाता है लोगों के भलाई के लिए, उन्नति के लिए, तो सभी लोगों तक सरकार का योजना पहुँचे और सभी लोगों तक, गरीब से गरीब लोगों तक सरकार की योजना पहुँचे और लोगों का जीवन स्तर उच्च हो, अच्छा हो, जीवन शैली बेहतर हो। तो ऐसे विकास को क्या बोलते हैं? समावेशी विकास बोलते हैं। तो समावेशी विकास का मतलब समझ गए कि देश में बाबू देखो, कोई व्यक्ति के पास खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उन व्यक्तियों के पास बाबू सरकार का योजना पहुँचे और उनका लाभ हो, तरक्की हो, उनका जीवन शैली बेहतर हो, उन तक भी विकास पहुँचे, वह भी विकास से छूता न रहे, वंचित न रहें, उनके पास भी विकास पहुँचे। इसी योजना को क्या बोलते हैं? समावेशी विकास बोलते हैं। उनके जीवन शैली उच्च हो जाए तो इसी विकास को क्या बोलते हैं बाबू? समावेशी विकास बोलते हैं। प्रोफेसर मेयर या बाल्डविन ने क्या कहा है आर्थिक विकास के बारे में? आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा तरीका है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी भी अर्थव्यवस्था के वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी कि वास्तविक में राष्ट्रीय आय में, यानी कि राष्ट्र की कमाई में वृद्धि होती है। इसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास बोलते हैं। जब किसी राष्ट्र के दीर्घकालीन समय में, यानी कि लंबे समय में व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है, वृद्धि होती है, तो उसे ही क्या बोलते हैं? आर्थिक विकास बोलते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है बाबू बोर्ड एग्जाम में कि आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि के बीच क्या अंतर है, ये बताना है। हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। तो देखो, अलग अलग अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच ने अलग अलग प्रकार से अंतर किया है, बताया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि श्रीमती उर्सुला हिक्स ने क्या इन दोनों के बीच अंतर बताए हैं। तो श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार आर्थिक शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है, जबकि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जाता है। यह किसने कहा? तो श्रीमती उर्सुला हिक्स ने कहा। ये सीधा सिंपल से में मतलब में बताए हैं बाबू, जिस देश में विकास, उन्नति, तरक्की नहीं हुआ है उस देश के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं? तो आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी देश में विकास नहीं हुआ है, अस्पताल अच्छा नहीं है, सड़क वगैरह अच्छा नहीं, सेवा क्षेत्र अच्छा नहीं, स्वास्थ्य से अच्छा नहीं है, या फिर इन सब सारी चीज़ों में काम चल रहा है, यानी कि विकास के काम चल रहा है, तो इसके लिए उस देश के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं? आर्थिक विकास शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जिस देश में आर्थिक विकास चल रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन क्षेत्र में इत्यादि का काम नहीं हुआ है या काम हो रहा है, उस देश के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं? आर्थिक विकास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। यह कौन बताया? श्रीमती उर्सुला हिक्स ने। और जिस देश में बाबू विकास तथा की उन्नति हो चुका है उस देश के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं? आर्थिक वृद्धि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जैसे देख लो, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इन सब देश में तरक्की उन्नति हो चुका है, लोगों को विकास की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस देश के सरकार उस अपने देश में क्या कर रही है? और विकास कर रही है और ग्रोथ कर रही है। तो उस देश में विकास नहीं होगा, उस देश में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा, वृद्धि होगा। बोलने का मतलब जिस देश में विकास हो चुका है, तरक्की उन्नति हो चुका है, और भी उस देश में विकास उन्नति तरक्की करेंगे, तो उस देश के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल करेंगे? आर्थिक वृद्धि शब्द का इस्तेमाल करेंगे। उस देश में आर्थिक बढ़ोतरी होगा, वृद्धि होगा, आर्थिक विकास नहीं होगा। उस देश में क्या होगा? आर्थिक वृद्धि, आर्थिक बढ़ोतरी होगा। तो इन दोनों के बीच श्रीमती उर्सुला हिक्स ने यही अंतर बताए हैं। जिस देश का विकास तथा की उन्नति नहीं हुआ है या विकास का काम चल रहा है उस देश के लिए आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग, और जिस देश में विकास उन्नति तरह की हो चुका है और भी विकास उस देश में हो रहा है तो उस देश के लिए आर्थिक वृद्धि शब्द का उपयोग किया जाता है। अगला है सतत विकास। सतत का मतलब बाबू लगातार, निरंतर, और विकास का मतलब समझ ही रहे, उन्नति तरक्की करना, यानी पहले से बेहतर हो जाना। कोई भी व्यक्ति पहले से बेहतर हो गया, इसका मतलब उसका विकास हो गया। मतलब आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का महीना में 5,000 रुपया मिल रहा है, वह अच्छे से काम किया तो उसके मालिक ने 7,000 कर दिया। वह तीसरा महीना में और बेहतर से काम किया, लगन के साथ किया, तो उसके मालिक ने 10,000 कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उस व्यक्ति का रुपया पैसा पूंजी में बढ़ोतरी हो रहा है, यानी कि बोल सकते हैं उस व्यक्ति का विकास हो रहा है, तरक्की हो रहा है। और यहाँ पे बोला सतत विकास, यानी कि लगातार विकास होता रहे, यानी कि अभी तो विकास हो ही, इसके साथ साथ हमारा विकास या किसी भी देश का विकास भविष्य में भी होता रहे। इसी को क्या बोलेंगे? सतत विकास बोलेंगे। यानी कि विकास की प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए, लगातार होनी चाहिए, इसी को बोलेंगे सतत विकास। तो किस प्रकार से सतत विकास को परिभाषित कर सकते हैं बाबू? तो विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी का मतलब जो अभी हम लोग जीवित हैं, जैसे हम हो गए, आपके पिताजी हो गए, आपके दादाजी हो गए, यह क्या है? वर्तमान पीढ़ी के लोग हैं।
न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी का विकास में ध्यान रखकर संसाधन का उपयोग किया जाए तो ऐसे विकास को क्या बोलते हैं? सतत विकास बोलते हैं। भावी पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी मतलब समझ ही रहे हो, अपने जो बाल बच्चे बुतरू पैदा होंगे उसी को क्या बोले हैं? भावी पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी बोलते हैं। उनको विकास के लिए ध्यान में रखते हुए जो भी देश में उपलब्ध संसाधन है बाबू, उसको क्या करना? आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल करना, ताकि क्या हो, उन लोगों के लिए भी संसाधन बचा रहे। इसी को क्या बोलेंगे? सतत विकास बोलेंगे। सतत विकास को इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें संसाधनों का इस्तेमाल इस प्रकार से करें कि अपना भी पूरा हो जाए, अपना भी काम निकल जाए तथा आने वाली पीढ़ी के लिए भी यह बचा रहे। ऐसे विकास को क्या बोलते हैं? सतत विकास बोलते हैं। वैसा विकास जो वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर किया जाए, देश में उपलब्ध संसाधन को इस्तेमाल किया जाए, उसी को क्या बोलेंगे? सतत विकास बोलेंगे। जैसे आप इस प्रकार से समझिए ना, मान लीजिए कि किसी भी देश में कोयला, पेट्रोलियम, वन, जल, सूर्य इत्यादि क्या है? संसाधन है। ये सब संसाधन आपके लिए जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी आने वाली पीढ़ी के लिए भी ज़रूरी है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर हमें पानी की आवश्यकता कितनी है? बहुत है। अगर 1-2 सप्ताह पानी नहीं मिले, जल नहीं मिले तो हम तुरंत मर जाएंगे। तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी क्या है बाबू? पानी बहुत ज़रूरी है। अगर उन लोगों को पानी नहीं मिलेगा भविष्य में तो क्या होगा? वे भी मर जाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। तो सर जी हम क्या करें? पानी ही पीना बंद कर दें, तब तो उन लोगों के लिए पानी बचा रहेगा? नहीं बच्चों, पानी पीना अगर बंद कर देंगे तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो हम पानी का इस्तेमाल इस प्रकार से करें ताकि क्या हो, हमारा ज़रूरत भी पूरा हो जाए। यानी कि पानी का अनावश्यक उपयोग ना करें, नियोजित ढंग से इस्तेमाल करें, प्लानिंग के तहत प्लानिंग कर करके इस्तेमाल करें। जैसे आप नहा रहे होते हैं, जैसे आप देह मांज रहे होते हैं, देह में साबुन लगा रहते हैं और पानी का नल खुला छोड़ देते हैं या मोटर छोड़ देते हैं चालू करके ही, तो क्या होता है? जहाँ पे हम 2 बाल्टी से नहाते हैं वहाँ पे 20 बाल्टी पानी का बर्बाद हो जा रहा है। तो ऐसा न करें। अगर ऐसा करेंगे बाबू तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, यानी कि जो हमारे बाल बच्चे बुतरू होंगे, उनके लिए संसाधन नहीं बचेगा, वह आगे भविष्य में जीवित नहीं रह पाएंगे। तो आवश्यकता के अनुसार नियोजित ढंग से प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करें ताकि क्या हो, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए यह संसाधन बचा रहे। इसी को क्या बोलेंगे? सतत विकास बोलेंगे। अगर आप दूसरे एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, मान लीजिए कि देश में बाबू जितने भी बिजली का उत्पादन हो रहे हैं, मान लीजिए कि 10 किलो कोयला से सभी लोगों का बिजली का पूर्ति हो जा रही है। तो 10 किलो की जगह हम 20 किलो इस्तेमाल कोयला का कर रहे हैं बिजली उत्पादन करने में, तो क्या यह अनावश्यक उपयोग नहीं है? कोयला बाबू प्राकृतिक संसाधन है, सीमित मात्रा में पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। अगर एक बार हम इस्तेमाल कर पाएंगे तो इसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कोयला संसाधन समाप्त हो जाएगा अगर अनावश्यक उपयोग करेंगे तब। तो हम क्या करें? कोयला का नियोजित ढंग से योजना बना करके प्लानिंग के तहत इस्तेमाल करेंगे ताकि क्या हो, हमें जितना कोयला की आवश्यकता है उतना ही इस्तेमाल करें बिजली उत्पादन करने में या इत्यादि कामों में, और जो भी कोयला बचा है बाबू उसको छोड़ दिया जाए आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। यानी सीधा सिंपल सा मतलब सतत विकास का मतलब ये है कि योजना बना करके किसी भी प्राकृतिक संसाधन, देश में उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करें ताकि हमारा भी पूर्ति हो जाए, यानी कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता भी पूर्ति हो जाए और आगे आने वाली भावी पीढ़ी की आवश्यकता भी पूर्ति हो जाए। जितनी आवश्यक हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन उपयोगी है उतना ही उपयोगी अगले आने वाली पीढ़ी के लिए भी यह संसाधन जरूरी है। आगे है बाबू आर्थिक नियोजन, इकोनॉमी प्लानिंग। आर्थिक नियोजन के बारे में जान सकते हैं, इसके बारे में आर्थिक विकास होता है। इसको बोल सकते हैं आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है? आर्थिक विकास होता है, आर्थिक तरक्की उन्नति होता है। आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक उपलब्ध संसाधनों को नियोजित स्वयं का उपयोग करना। मतलब बोलने का मतलब ये है इसका बाबू कि एक समयबद्ध कार्यक्रम में, यानी कि एक सीमित समय में आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी उपलब्ध संसाधन है देश में बाबू, उसको नियोजित तरीका से इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। इसका मतलब यही होता है। क्या कह रहा है आर्थिक नियोजन? मतलब देखो, देश में जितने भी उपलब्ध संसाधन है उसको प्लानिंग कर करके, योजना बना करके इस्तेमाल करना ताकि क्या हो, देश का विकास हो, तरक्की हो। इसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक नियोजन बोलते हैं। यानी कि आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश में उपलब्ध संसाधन विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार, यानी कि ज़रूरत के अनुसार। राष्ट्र का मतलब कोई देश हो गया। देश के ज़रूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, प्राथमिकता के अनुसार जो भी चीज़ देश में तरक्की करने की ज़रूरत है उसी को क्या बोलें? प्राथमिकता बोलें। जैसे बिजली का उत्पादन हमें करना कितना ज़रूरी है और हमें बस का निर्माण करना है, तो प्राथमिकता क्या हो गया?
बिजली का उत्पादन हो गया तो बिजली का उत्पादन सबसे पहले करेंगे। तो प्राथमिकता के अनुसार माने कि ज़रूरत के अनुसार देश में उपलब्ध संसाधन, देश के संसाधन जो भी देश में उपलब्ध संसाधन है उसको विकास वाले कामों में इस्तेमाल करना, तरक्की वाले कामों में उपयोग करना क्या कहलाता है? आर्थिक विकास कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो सिंपल सा है, आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र के प्राथमिकता के अनुसार यानी कि ज़रूरत के अनुसार देश में संसाधन है जो भी है उसको विकास वाले कामों में लगा देना। जैसे कोयला हो गया, गिट्टी हो गया, सीमेंट हो गया, रोड बनाने वाले कामों में लगा दिए, तो यह क्या हो गया? विकास वाले कामों में लगा देना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। और अगला है भारत का योजना आयोग। तो योजना आयोग क्या है बाबू? एक संगठन है, एक संस्था है जिसका निर्माण कब हुआ था, संगठन कब हुआ, स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। किनके नेतृत्व में योजना आयोग चलाया जाता है? तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलाया जाता है। सामान्यतः कामकाज एक उपाध्यक्ष के देख रेख में होता है और योजना आयोग के अलावा एक उपाध्यक्ष बना देते हैं देख रेख करने के लिए बाबू। भारत के प्रधानमंत्री को इधर उधर घूमने से छुट्टी थोड़ी है, तो उनके लिए क्या किया गया है? एक उपाध्यक्ष एक और व्यक्ति को नेतृत्व में तय कर दिया गया कि देखिए आप योजना आयोग को चलाइए, जिसकी सहायता के लिए 8 अन्य सदस्य भी होते हैं। और योजना आयोग को चलाने के लिए उस उपाध्यक्ष को देख रेख में अन्य 8 सदस्य भी सहयोग में शामिल होते हैं। तो योजना आयोग क्या है, कब निर्माण किया गया था, कौन से काम करता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो बच्चों, जब अपना भारत देश आज़ाद हुआ था तो अपने भारत देश में नहीं खाने के लिए खाना था, रहने के लिए अच्छा घर वगैरह लोगों के पास नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, बहुत लोग गरीब थे। तो उस समय क्या हुआ? देश के सरकार को क्या लगा कि हम विकास कैसे करें? हमारे नीति निर्देशकों के सामने समस्या आया कि हम विकास करें तो कैसे करें अपने भारत देश को, हम विकास किस क्षेत्र में सबसे पहले किए जाए? हमारे पास से तो अंग्रेज़ों ने जो भी कच्चा माल था जो लूट करके लेके चलाया गया, हमारे पास संसाधन नहीं बचे थे, रुपया पैसा पूंजी नहीं था कि हम खनन करके लोगों से क्या करवाते, खोद करके संसाधन निकलवाते ज़मीन से। उद्योग वगैरह जो भी छोटा मोटा थे वो भी नष्ट करके चले गए थे अंग्रेज़ों ने। तो हमारे नीति निर्देशकों के सामने एक चुनौती आया कि हम विकास करें तो करें किस क्षेत्र में? तो हमारे नीति निर्देशकों ने क्या किया बाबू? एक योजना आयोग का निर्माण किया। कब निर्माण किया? तो 15 अगस्त 1950 को निर्माण किया। और इस योजना आयोग में क्या किए गए बाबू? अपने नीति निर्देशकों ने क्या किया कि 5 सालों तक किसी एक क्षेत्र में विकास करने की नियम कानून लाया गया, नियम कानून बनाया गया कि किसी एक क्षेत्र में हम क्या करेंगे, 5 सालों तक विकास उन्नति तरक्की करते रहेंगे। तो अपने देश के लोगों के पास पूंजी पैसा नहीं था, कल कारखाने नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न सबसे पहले कृषि में ही क्या किया जाए, विकास किया जाए, तरक्की किया जाए। तो सबसे पहले योजना आयोग किस क्षेत्र में विकास किया था? तो कृषि वाले क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में विकास किए थे। तो ये किनके नेतृत्व में चलाया जाता बाबू? तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलाया जाता है। तो सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ही बाबू सबसे पहले योजना आयोग के नेतृत्व किए थे, चलाए थे। उन्होंने ही सबसे पहले बोला था कि हम सबसे पहले भारत में कृषि पर विकास करेंगे। कब से कब तक? तो 1950 में निर्माण हुआ और 1951 से 1956 तक क्या किया गया? कृषि पर विकास किया गया। योजना आयोग क्या करती है? पंचवर्षीय योजना लाती है। 5 वर्षों तक किसी भी एक क्षेत्र में विकास किया जाएगा, यह योजना बनाया गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना बाबू किसके नेतृत्व में किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में किया गया। और किस पे जोर दिया गया? तो कृषि की उत्पादकता में बढ़ाने पर जोर दिया गया। कब से कब तक? 1951 से 1956 ईस्वी तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर जोर दिया गया, उद्योगों के विकास पे, तरक्की पे जोर दिया गया। कब से कब तक? 1951 से 1956 से 1961 तक। ये 2 इम्पॉर्टेंट है बाबू, क्योंकि यह 2 बार बार पूछ देता है आपके एग्जाम में, और याद करना है तो आप याद कर लीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर जोर दिया गया, कब लागू किया गया? 1951 से 1956 तक चला। दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर जोर दिया गया, उद्योगों के विकास पर, तरक्की पर विकास किया गया। कब से कब तक? 1956 से 1961 तक निर्माण किया गया है। आगे क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद, मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC क्या होती है और क्यों बनाई गई है, इसके बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का संगठन कब निर्माण किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद बाबू तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का संगठन निर्माण कब किया गया था, तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। तो बाबू सबसे पहले आप ये जान लो कि राष्ट्रीय विकास के सदस्य कौन होते हैं? तो राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के सरकार होते हैं। जैसे अपने भारत देश में कितने सारे राज्य हैं, कितने सारे राज्य के सरकार हैं, उन राज्य के सरकार क्या होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। यह क्या है? तो बाबू एक ऑर्गेनाइजेशन है,
समूह है, संगठन है जो किसके नेतृत्व में काम करता है, तो योजना आयोग के नेतृत्व में काम करता है। योजना आयोग को मदद करता है कौन बाबू, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका काम क्या है, तो देखो केंद्र सरकार के द्वारा लोगों की भलाई के लिए कोई भी योजना व्यवस्था लागू किया जाता है बाबू देश भर में, तो राज्य के सरकार को, अगर राज्य के मुख्यमंत्री को इस योजना में खराबी लगता है, दोष लगता है कि नहीं अगर इस योजना को हम लागू करेंगे अपने राज्य में तो हमारा राज्य का विकास नहीं होगा, तो वह क्या करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य में उस योजना को, केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया योजना को अपने राज्य में लागू नहीं होने देते हैं। तो उसको मनाने के लिए, राज्य के मुख्यमंत्री को मनाने के लिए कौन आता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य आते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा योजना आयोग के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य को भेजा जाता है राज्य के मुख्यमंत्री के पास कि जाइए पूछ कर आइए कि इस योजना में क्या क्या गलत है, कमी है। तो जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद के लोग सदस्य और पूछता है राज्य के मुख्यमंत्री से कि बताइए क्या कारण है, क्या वजह है कि आपके अपने राज्य में इस योजना को लागू नहीं होने देते हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री बताते हैं कि यह दोष है, यह कमियाँ है, इसमें सुधार कीजिए, तब हम क्या करेंगे, अपने राज्य में इस नियम को लागू होने देंगे, व्यवस्था को जारी होने देंगे। तो फिर राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य जाते हैं योजना आयोग के पास, केंद्र सरकार के पास, और उस नियम में सुधार करते हैं। तब राज्य के मुख्यमंत्री क्या करते हैं, अपने राज्य में नियम योजना को लागू होने देते हैं। तो सिंपल सा है, बोलने का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संतुलित बनाए रखता है, तालमेल रखता है बाबू, किसी भी प्रकार के मतभेद नहीं होने देता है, विरोध नहीं होने देता है, दुश्मनी पैदा नहीं होने देता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच तालमेल, संबंध अच्छा बना करके रखे। और पंचवर्षीय योजना आयोग लागू करने का अधिकार किसका होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है। और योजना आयोग क्या करती है, सिर्फ योजना बनाती है, लेकिन जारी करने का अधिकार किसका होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है। अगला टॉपिक है मौद्रिक विकास। पहला तो था बाबू आर्थिक विकास। देश जब आज़ाद हुआ था तो देश को तरक्की के लिए दो स्थिति हमने पढ़ना था, दो स्थिति के बारे में जानना था। पहले आर्थिक विकास और दूसरा क्या था, मौद्रिक विकास। तो आर्थिक विकास हमने आपको पढ़ा दिया, और दूसरा क्या है, मौद्रिक विकास। यानी कि मौद्रिक का मतलब मुद्रा, करेंसी, और विकास का मतलब उन्नति करना, तरक्की करना। तो आखिरकार मुद्रा का विकास, तरक्की, उन्नति किस प्रकार से हुआ, मुद्रा, रुपया, पैसा किस प्रकार से बना, इसके बारे में जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बाबू, आपके एग्जाम में हर एक बस पूछ देता है मुद्रा के संबंधित कि मुद्रा का विकास किस प्रकार से हुआ। अगर अभी आपको बाबू बिस्किट, कुरकुरे, चिप्स वगैरह खाना है तो आप सिक्का ले जाते हैं, नोट ले जाते हैं, दुकान में देते हैं, और उस नोट के कीमत के बदले में कुरकुरे, चिप्स वगैरह दुकानदार दे देता है। तो कितना अभी आसान है बाबू कि मुद्रा देते हैं और हम जो भी सामान चाहिए हम ले लेते हैं। लेकिन क्या पहले भी इसी प्रकार से होता था? नहीं बच्चों, आप कल्पना कीजिए कि जब कभी मुद्रा नहीं होता था, रुपया पैसा का आविष्कार नहीं हुआ होता था, तो कैसे व्यापार हुआ करता होगा। तो बच्चों, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो क्या करते थे लोग, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन करते थे, वस्तु के बदले वस्तु से व्यापार करते थे। मतलब आप इस प्रकार से समझिए, मान लीजिए कि हमारे पास केला है, हम एक व्यक्ति है, हम एक लड़का है, हमारे पास केला है और हमें संतरा सेब की ज़रूरत है, यानी संतरा की ज़रूरत है, और एक लड़की है जिसे क्या है, केला की ज़रूरत है, केला की आवश्यकता है। तो हम उस लड़की के पास गए और बोले कि जी सुनिए ना, हमें आपके संतरे की ज़रूरत है, आप अपना संतरा दे दीजिए और हमारा केला ले लीजिए अगर आपको केला की आवश्यकता है तो। और उस लड़की को भी क्या है बाबू, केला की आवश्यकता है। प्रत्येक लड़की को केला की आवश्यकता होती है और लड़के की संतरा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लड़के को संतरा की ज़रूरत है और लड़की को केले की ज़रूरत है, तो दोनों अपना सामान अदला बदली कर दिए। तो यह क्या हो गया बाबू, वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया। जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, निर्माण नहीं हुआ था, तो वस्तु के बदले वस्तु का अदला बदली करके व्यापार किया जाता था। लेकिन बाबू इसके बीच भी एक समस्या था। मान लीजिए कि लड़की को केला की जगह खीरा की ज़रूरत होता और लड़के को संतरा की जगह सेब का ज़रूरत होता, पपीता का ज़रूरत होता, तो क्या इन दोनों के बीच व्यापार हो सकता था? नहीं हो सकता था बाबू। जैसे जैसे अपने भारत देश की जनसंख्या वृद्धि होने लगी, बढ़ने लगी, तो क्या होने लगा, वस्तु विनिमय में चुनौतियां आने लगा, परेशानी आने लगा। मान लीजिए कि कोई महिला है, महिला को क्या खीरा की ज़रूरत है, महिला गया उस व्यक्ति के पास और बोला कि हमें खीरा की ज़रूरत है, आप खीरा रखे हुए हैं? तो व्यक्ति बोला कि नहीं, हमारे पास केला है, खीरा तो है नहीं।
और व्यक्ति बोलता है बाबू कि आप पपीता रखे हुए हैं, तो महिला बोलती कि नहीं पपीता तो नहीं है, लेकिन हमारे पास सेब है, सेब चाहिए तो बोलिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, नहीं महिला की आवश्यकता का पूर्ति हो रहा है, महिला को जो चाहिए वो चीज़ नहीं मिल रहा है, और जो चीज़ पुरुष को चाहिए वो चीज़ पुरुष को नहीं मिल रहा है, व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। तो क्या होने लगा, वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई होने लगा, परेशानी होने लगा। तो फिर पहले के राजाओं ने सोचा कि बाबू इसके लिए कुछ न कुछ समाधान किया जाए, इस परेशानी को हल किया जाए। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, मुद्रा का आविष्कार किया, सिक्का का आविष्कार किया। उन्होंने बोला कि देखो यह 5 रुपये का सिक्का है, इससे इस वस्तु का तय कर दिया जाए कि 5 रुपये में इतना वस्तु कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं। इस मुद्रा के बदले, इस सिक्का के बदले आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। इस मुद्रा दीजिए और मुद्रा के बदले जो चीज़ चाहिए उतना कीमत की आप ले सकते हैं। तो वहीं से क्या हुआ बाबू, मुद्रा का आविष्कार हुआ, सिक्का का नोट का आविष्कार हुआ। और बाबू हर एक देश का अपना अपना मुद्रा होता है, सभी देशों का अलग अलग प्रकार का मुद्रा चलता है। तो आप बताओ अपने प्यारे भारत देश में कौन सा मुद्रा, कौन सा करेंसी चलता है? तो अपने भारत देश में रुपया पैसा चलता है बाबू, रुपया करेंसी चलता है। तो मुद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी, विकास क्यों जरूरी था मुद्रा का? क्योंकि वस्तु के बदले हमें वस्तु लेन देन करने में परेशानी हो रही थी। लड़की को चाहिए खीरा और लड़के के पास से केला, तो अच्छे से व्यापार नहीं हो रहा था। लड़के को चाहिए पपीता, लेकिन लड़की के पास से मौसमी, थोड़ा सा बड़ा चाहिए, लेकिन लड़की के पास तो है नहीं, तो अदला बदली नहीं हो रहा था सामानों का, तो व्यापार अच्छे से नहीं हो रहा था। तो इसीलिए पहले के राजाओं ने क्या किया, मुद्रा का आविष्कार कर दिया, नोटों का आविष्कार कर दिया, एक माध्यम बना दिया कि इसके जरिए आप व्यापार कर सकते हैं। इसके बदले में जो कीमत है मुद्रा का, उतनी कीमत का वस्तु ले सकते हैं। यही हो गया बाबू वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना। यहाँ पे देखो बाबू ध्यान से, संक्षिप्त में इन सब कहानी को बारे में जान लेते हैं बाबू। ऐसे तो इसको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं, मुद्रा साख एवं बचत में, लेकिन कुछ दिया गया है तो 1, 2, 3 पढ़ लेते हैं। बाकी सब डिटेल्स में अच्छे तरीक़ा से 4 चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, मुद्रा साख एवं बचत में। तो समझ लेते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली होता क्या है। वस्तु के बदले वस्तु का अदला बदली करना, लेन देन करना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। मौद्रिक प्रणाली मतलब मुद्रा के बदले में किसी भी वस्तुओं का विनिमय करना, यानी कि व्यापार करना क्या कहलाता है, मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। तीसरा है बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली का मतलब बैंकों का तरीका, बैंकों से पैसा लेन देन करने का तरीका। बैंकों के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय किया जाता है, यानी कि संपादन किया जाता है। मान लीजिए कि आप बैंक में गए और आप बोलेंगे कि देखो ना आपके बैंक में हमारा 5 लाख रुपया है, हमारा पैसा दे दो, तो क्या बैंक वाला पैसा आपको दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा। बैंक का कुछ तरीका होता है बाबू। आप जाएंगे तो एक कागज़ मिलेगा, चेक मिलेगा, आप भरेंगे उसको, उस पर डेट डालेंगे, नाम डालेंगे, पता डालेंगे, कितना रुपया निकालना है, और पैसा निकालने वाले काउंटर के पास जाएंगे और वेरीफाई करेगा, तब आपका रुपया निकाल करके देंगे वे। तो क्या है बैंकिंग प्रणाली? पैसा निकालने का माध्यम है, किसके द्वारा? चेक के द्वारा। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है? एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या है, यह सब क्या करने वाले हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं अच्छे से, बेहतर से, डिटेल्स में। अगला टॉपिक देखो, आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये जानो बाबू कि आर्थिक विकास होता क्या है। जब कोई देश में किसी भी अर्थव्यवस्था में वहाँ की प्रत्येक लोगों की आय, कमाई, यानी कि प्रति व्यक्ति आय एक लंबे समय तक बढ़ते चली जाती है बाबू, तो हम बोलते हैं कि उस देश का विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? आर्थिक विकास हो रहा है। जब किसी देश में रुपया पैसा पूंजी के माध्यम से एक लंबे समय तक उस अर्थव्यवस्था का विकास होता चला जाए, वहाँ के रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती चली जाए, तो बोल सकते हैं उस देश में क्या हो रहा है, उस देश, उस अर्थव्यवस्था का क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। तो आर्थिक विकास की माप, तो हम आर्थिक विकास को कैसे मापेंगे, कैसे मेजर करेंगे, क्या तरीका है मापने का? एवं सूचकांक, क्या सूचक है बाबू, क्या सूचकांक है इसको देखने का, यानी कि किसी भी देश में बाबू क्या क्या विकास हुआ है, कितना तरक्की हुआ है, कैसे मापेंगे, कैसे मेजर करेंगे? तो कुछ सूचकांकों के जरिए मापेंगे। जैसे बाबू आप दुकानदार जाते हैं, दुकान में जाते हैं तो आम खरीदने, केला खरीदने, संतरा खरीदने, मौसमी खरीदने, तो दुकानदार वाला क्या करता है, तराजू लेता है और एक तरफ आम रखता है, अमरूद रखता है, और दूसरा तरफ क्या रखता है बाबू, बटखारा रखता है। वह बटखारा 1 किलो मान लिया जाए कि आपको आम खरीदना है या संतरा खरीदना है, तो 1 किलो बटखारा एक तरफ रखेगा, तो वह क्या है, बटखारा बाबू सूचक है, सूचकांक है। मान लिया गया है कि इतना वजन का ये बटखारा है जो क्या है 1 केजी का है, तो वह क्या है, सूचक है, सूचकांक है। जो तौल रहे हैं, जो तराजू है, वह क्या है बाबू, माप है, मेजर है, उसे मेजर करेंगे, मापेंगे।
तो हमें यहाँ पे पढ़ना है आर्थिक विकास की माप हम किन किन सूचकांकों के द्वारा करते हैं। आइए बारी से देखते हैं। यानी कि किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को मापना है, किसी भी देश के लोगों की विकास को मापना है, तो कौन कौन से सूचक से, कौन कौन से सूचकांक से किसके जरिए माप सकते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला सूचकांक क्या है बाबू? राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। तो किसी भी देश में बाबू एक वर्ष की अवधि में यानी कि एक वर्ष के अंतराल में जितने भी उस देश में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, जितने भी बाबू उस देश में जितने भी कीमत का वस्तुओं का उत्पादन हुआ फैक्ट्रियों से, और जितने भी सेवाओं का उत्पादन हुआ, जैसे आप एक स्थान से दूसरा जगह जाते हैं तो पैसा देते हैं ना बस वाले को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। तो जो भी सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होगा, रुपया पैसा का दाम होगा, इन उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं का जो भी रुपया पैसा का दाम होगा, मूल्य होगा, इन सभी को जोड़ देंगे बाबू, तो क्या होगा? उस देश का क्या निकल जाएगा? राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। तो हमारे बोलने का मतलब ये बाबू कि जब किसी देश में एक निश्चित समय में यानी कि एक वर्ष में जितने भी उस देश में वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, उन सभी के मौद्रिक मूल्य को, उन वस्तुओं एवं सेवाओं के जो भी रुपया पैसा मूल्य है, दाम है, उन सभी दामों को, मौद्रिक मूल्य को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। राष्ट्रीय आय बोलेंगे। यानी कि एक वर्ष में जितना भी फैक्ट्रियों से बाबू सामानों का उत्पादन हुआ, किसान क्या करते हैं? खेतों से चावल का उत्पादन करते हैं, कल कारखाने से मोटरसाइकिल, बस, कार इत्यादि चीज़ों का निर्माण होता है। बस वाला आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया तो आप बस वाले को पैसा देते हैं। ट्रेन वाला आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया तो ट्रेन से टिकट लेते हैं, तभी तो ट्रेन पर जाने देता है। तो इन सब से जो भी रुपया पैसा पूंजी का उत्पादन हुआ, निर्माण हुआ, सभी के पूंजी पैसे को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। यानी कि देश की कमाई निकल जाएगा। बच्चों, राष्ट्रीय आय जिस देश का जितना अधिक होता है, समझते हैं कि उस देश का विकास उतना तेज़ी से हो रहा है। जिस देश की राष्ट्रीय आय ज़्यादा होगा, यानी कि उस राष्ट्र में ज़्यादा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होगा, ज़्यादा मौद्रिक मूल्य होगा, तो उस देश का विकास उतना ही तेज़ी से होगा और वह देश उतना ही बेहतर होगा। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है बाबू, समझते हैं कि वह देश का विकास अभी तक नहीं हुआ है। तो यह क्या है बाबू? सूचक है, सूचकांक है क्या कि किसी भी देश में आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं। आगे है बाबू प्रति व्यक्ति आय, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की आय, कमाई को क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। यानी कि जब किसी राष्ट्र में, देश में प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय को, कमाई को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो औसत आय होता क्या है बाबू? तो किसी भी देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आय, कमाई समान तो नहीं होता है, बराबर तो नहीं होता है। तो सरकार के सामने चुनौती आती है बाबू, अगर सरकार सभी के आय को अच्छे से निकालने जाए तो क्या अच्छे से आय, एक्यूरेट एक्चुअल इनकम सभी व्यक्तियों का निकाल पाएगा? सरकार नहीं निकाल पाएगा। तो क्या किया जाता है? औसत आय को निकाला जाता है। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति की कमाई 1000 रुपया है, किसी व्यक्ति की कमाई 100 रुपया है, किसी व्यक्ति की कमाई 1 लाख है, तो क्या सभी व्यक्तियों की आय एक जैसा है, एक समान है? नहीं होता है बाबू। तो कितने व्यक्ति यहाँ पे हो गए? 3 व्यक्ति की आय की कमाई हो गई, तो 3 से भाग दे देंगे तो यही क्या हो जाएगा? औसत आय हो जाएगा। तो प्रति व्यक्ति आय किसी भी राज्य का, किसी भी राष्ट्र का निकालते हैं बाबू, तो लोगों का एक्यूरेट इनकम, एक्चुअल इनकम नहीं निकलता है, औसत आय निकलता है, यानी कि मान लिया जाता है। तो औसत आय, एक्चुअल इनकम, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है बाबू? तो किसी भी देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आय, कमाई को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं, देश की कमाई बोलते हैं। और उस देश की जितनी भी जनसंख्या है, कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे बाबू, तो जो भागफल आएगा, जो कट कर के आएगा, वही क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। तो यहाँ पे 3 व्यक्ति की कमाई हो तो तीनों व्यक्ति की कमाई को हम जोड़ देंगे और 3 से भाग दे देंगे, तो यही क्या हो जाएगा? प्रत्येक व्यक्ति की कमाई हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक देश के औसत आय को निकालने के लिए जो भी देश का टोटल आय है बाबू, टोटल इनकम है, पूरी जनसंख्या से भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा, जो कट कर करके आएगा, वही क्या कहलाएगा बबुआ? प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। उस देश का प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। यानी कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। जिस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा बाबू, जितना ज़्यादा होगा, बोलेंगे कि उस देश का विकास उतना ही तेज़ी से होता है। तो देश का विकास किस पे टिका होता है? तो प्रति व्यक्ति आय पर टिका होता है, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आदमी की कमाई पर टिका होता है। ये बाबू प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला है क्या? राष्ट्रीय आय में हम कुल जनसंख्या से, देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो यही क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा।
अगला सूचकांक है बाबू किसी भी देश में मापने के लिए कि उस देश में आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या है? मानव विकास सूचकांक। तो मानव का विकास, हम व्यक्तियों का विकास तथा की उन्नति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मापने का क्या है बाबू? सूचकांक है, सूचक है। क्या नाम है? मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक क्यों बनाया गया था बाबू? ये जानने के लिए कि किसी भी देश के लोग कैसे रह रहे हैं, उनका जीवन स्तर क्या है, खान पान, रहन सहन, उस देश के लोग गरीब है या अमीर है, स्वास्थ्य सेवा उस देश में कैसी मिल रही है, ये सब जांचने के लिए क्या किया गया था? मानव विकास सूचकांक बनाया गया था, सूचक बनाया गया था। तो यहाँ पे सवाल आता है बाबू कि मानव विकास सूचकांक किसने बनाया? तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, क्या नाम था उनका? महबूब उल हक नाम था। क्या नाम था? महबूब उल हक ने 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया। लेकिन जारी किसके द्वारा किया जाता है बाबू? तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह क्या है बाबू? एक ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक संस्था है जो कहाँ स्थापित है? तो अमेरिका में स्थापित है। मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक ने बनाया था 1990 ईस्वी में, लेकिन जारी कौन करता है? तो यूएनडीपी। यूएनडीपी बोलेगा कि चलो, सभी देशों को बोलेगा कि अपने अपने राष्ट्र के लोगों का आंकड़ा को निकालो। तो क्या करेगा? सभी देश क्या करेंगे बाबू? अपने यहाँ जनता के आंकड़ा को निकालने लगेंगे। तो यूएनडीपी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो क्या करता है? रिपोर्ट जारी करता है। ये बताता है कि किसी भी देश में लोग किस प्रकार से कैसे रह रहे हैं, उनका जीवन स्तर कैसा है, रहन सहन ठीक ठाक है कि नहीं है। इसके साथ साथ बाबू यूएनडीपी ने यह भी बताया कि किसी भी देश का हम विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम सिर्फ आय के माध्यम से, कमाई के माध्यम से तय नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ बाबू उस देश में क्या देखना जरूरी होगा कि उस देश के लोग किस प्रकार से कैसे रह रहे हैं, उन लोगों को अपने देश में रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य सेवा कैसा है, उनका शैक्षिक स्तर कैसा है, शैक्षिक दर कैसा है, वहाँ के लोगों को जीने की आज़ादी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये सारा चीज़ देखेंगे बाबू। ये सारा सुविधाएं उस किसी भी देश में अच्छा रहेगा तो हम बोलेंगे उस देश को विकसित देश, तरक्की वाला देश बोलेंगे। तो यूएनडीपी ने क्या बोला बाबू? सिर्फ हम आय के, कमाई के, उस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की कमाई के माध्यम से हम नहीं बोल सकते हैं कि वह देश विकसित है, तरक्की कर रहा है। वहाँ पे कम से कम क्या होना चाहिए? 3 चीज़ें जरूरी होना चाहिए। कम एक पहला क्या है? जीवन आशा, दूसरा शैक्षिक प्राप्ति और तीसरा जीवन स्तर। यानी कि किसी भी देश में रहने वाले लोगों का जीवन आशा कितना है, यानी कि कितने वर्षों तक जी रहे हैं, और किसी भी देश के लोग कितना तक पढ़े लिखे हैं और कितने लोग पढ़े लिखे हैं, और उनका जीवन स्तर कैसा है, उनका जीवन जीने का तरीका क्या है, उनका प्रति व्यक्ति आय कैसा है, कमाई कैसा है। तो इन 3 चीज़ों के माध्यम से हम बोल सकते हैं बाबू कि वह देश विकसित है, तरक्की वाला देश है, तरक्की कर रहा है। तो मानव विकास सूचकांक इसके 3 प्रमुख सूचक है। कौन कौन से सूचक है बाबू? सूचकांक क्या क्या है? मानव विकास तरक्की हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके जांचने के लिए, मापने के लिए क्या सूचक है, क्या सूचकांक है, कैसे पता करेंगे? तो 3 चीज़ें देख करके किसी भी पता कर सकते हैं कि वह देश विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहला क्या है? जीवन आशा, यानी कि उस देश में रहने वाले लोगों के कहाँ तक, कितने वर्षों तक जीवित रह रहे हैं। दूसरा है शिक्षित स्तर, मतलब कहाँ तक कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तीसरा है जीवन स्तर, यानी उस देश में रहने वाले लोगों की कमाई, आय कैसा है और कैसे जीवन यापन अपना कर रहे हैं। तो इन 3 सूचक के जरिए हम बता सकते हैं कि बाबू कि किस देश में किस प्रकार से कैसे लोग रह रहे हैं। तो ये 3 सूचकांक थे बाबू। पहला राष्ट्रीय आय, दूसरा प्रति व्यक्ति और तीसरा क्या है? मानव विकास सूचकांक। ये 3 सूचकांक थे। इसके जरिए हम बता सकते हैं कि कोई भी देश विकास, तरक्की, उन्नति हुआ है कि नहीं हुआ है उस देश में। उस देश में रहने वाले लोगों को जांच सकते हैं कि वह कैसे, किस प्रकार से रह रहे हैं। अगला है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, यानी कि भारत का मानव विकास रिपोर्ट। अपने भारत देश का मानव किस प्रकार से, मनुष्य किस प्रकार से रह रहे हैं, उनका जीवन स्तर क्या है, ये पता लगाने के लिए क्या किया गया था बाबू? भारत का मानव विकास रिपोर्ट निकाला गया था, आंकड़ा सूची को निकाला गया था। यानी अपने भारत देश में कौन से राज्य के लोग किस प्रकार से कैसे रह रहे हैं, कौन से राज्य के लोगों का जीवन स्तर बेहतर है, अच्छा है, और कौन से राज्यों के रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बाबू अभी तक विकास, तरक्की, उन्नति नहीं हुआ है। ये जांचने के लिए क्या किया गया था? राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट निकाला गया था। कब निकाला गया था बाबू? तो अप्रैल 2002 ईस्वी में जारी किया गया था बाबू। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया था बाबू? भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी किया था। कब? अप्रैल 2002 ईस्वी में। 23 अप्रैल 2002 ईस्वी में नई दिल्ली में जारी किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। इस रिपोर्ट
के अनुसार बाबू केरल में सबसे ज़्यादा विकास हुआ। इस रिपोर्ट के अनुसार यानी कि मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार अपने भारत देश में केरल राज्य सबसे अच्छा विकास हुआ बाबू। वहाँ के लोग पढ़े लिखे थे, शिक्षा अच्छा था, स्वास्थ्य सेवा केरल में अच्छा था, परिवहन क्षेत्र अच्छा था, यानी कि केरल राज्य सबसे नंबर 1 आया बाबू विकास के मामले में। तथा बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्य बाबू विकास के मामला में निचले स्थान पर था। यहाँ इन सब राज्यों में ना ही स्वास्थ्य सेवा, परिवहन क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र अच्छा नहीं था, लोगों के लिए खाने पीने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिलता था। तो इन्हें क्या कहा गया? बीमारू राज्य कहा गया। जौन सा राज्यों का विकास नहीं हुआ, वहाँ के लोग कुपोषण के शिकार थे, शिक्षा अच्छा नहीं था, परिवहन क्षेत्र अच्छा नहीं था, लोगों को स्वास्थ्य की सेवा अच्छी नहीं मिल रही थी, उसी को क्या बोले बाबू? उन राज्यों को क्या बोल दिए? बीमारू राज्य बोल दिए। यानी कि विकास के मामले में दूसरे राज्यों की तुलना में निचले स्थान पे चला गया ये सब राज्य। और विकास के मामले में सबसे नंबर 1 पर कौन था बाबू 2002 ईस्वी के अनुसार, मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार? तो केरल राज्य। आगे है आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। वे सभी तत्व यानी कि वे सभी चीज़ें जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार है, यानी कि नींव है, पिलर है। उन्हें देश के आधारिक संरचना कहते हैं या आधारभूत ढांचा कहते हैं। बोलने का मतलब यहाँ पे ये बाबू कि देखो, आधारभूत का मतलब आप ये समझो जिस पे कोई देश टिका हो, जिस पे देश चल रहा हो, उसी को क्या बोलेंगे? आधारभूत संरचना बोलेंगे। जैसे हमारा रीढ़ की हड्डी बाबू, जब हमारा रीढ़ का हड्डी, पीछे वाला हड्डी नहीं रहेगा तो क्या हम सीधा चल पाएंगे? नहीं बाबू, झुक कर करके चलेंगे। तो इसी प्रकार से किसी भी देश को तरक्की उन्नति करना है तो उस पर किसी न किसी चीज़ पर टिका होगा, पिलर होगा, रीढ़ का हड्डी होगा उस देश का। तो जिस पर देश टिका होता है, जो रीढ़ का हड्डी है किसी देश का, उसी को क्या बोलेंगे? आधारभूत या आधारिक संरचना बोलेंगे। जैसे बिजली, बिजली नहीं रहेगा तो क्या कोई देश अच्छे से विकास कर पाएगा? नहीं बाबू, रात होते ही क्या करेगा? सभी लोग अपने घरों में चले जाएंगे, विकास तरक्की नहीं करेंगे। परिवहन, परिवहन नहीं रहेगा तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाएंगे, जाने में देरी लगेगा। संचार यानी कि हम एक दूसरे तक अपनी बातों को तुरंत नहीं पहुंचा पाएंगे। बैंकिंग, बैंकिंग हमारा बच्चों पैसों को क्या करता है? सुरक्षित रखता है और समय समय पर हमें लोन देता है, किस लिए? विकास करने के लिए। स्कूल नहीं रहेगा तो लोगों को शिक्षा प्राप्ति नहीं होगा, कॉलेज नहीं रहेगा तो लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, तो अच्छे से राज्य का विकास, देश का विकास नहीं कर पाएंगे। अगर कहीं पे लोग बीमार पड़ गए बाबू तो कौन इलाज करेगा? कहाँ पे इलाज होगा? तो अस्पताल में होगा। तो ये सब क्या है? आधारिक संरचना है, आधार है। किसी भी देश को तरक्की उन्नति करना है तो ये सभी चीज़ें किसी भी देश में होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए। जिस देश में ये सारी चीज़ें, आधारिक संरचना बेहतर होगा बाबू, वह देश उतना ही तेज़ी से क्या करेगा? विकास करेगा, उन्नति करेगा। तो ये सब क्या है? आधार है, किसी भी देश का आधार है। देश का विकास करना है तो आधार अच्छा रहेगा तो उतना ही बेहतर से विदेश विकास करेगा। आगे है बिहार की स्थिति, यानी कि बिहार का अभी क्या कंडीशन है, अभी विकास हुआ है या तरक्की नहीं हुआ है, ये जानते हैं अपने बिहार के बारे में। बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है, मतलब बहुत बेहतरीन रहा है, अच्छा रहा है। यही बिहार जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, अपने बिहार राज्य में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बाबू। महावीर ने शांति का संदेश यहीं दिया था। शांति का संदेश महावीर ने कहाँ दिया था? तो बिहार में ही दिया था। चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह, गोविंद सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, देवरतन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था कहाँ बाबू? अपने बिहार राज्य में ही। बिहार में ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन बेगूस में फूका और सबसे पहले चंपारण आंदोलन कहाँ से निर्माण हुआ बाबू? कहाँ से उत्पादन हुआ? तो अपने बिहार से ही हुआ। बिहार में लोकनायक यानी कि लोगों का हीरो जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था बिहार से ही। और भिखारी ठाकुर का जन्म भी कहाँ हुआ था बाबू? अपने बिहार राज्य में हुआ था। लेकिन वही बिहार आज कई सारे समस्याओं से घिरा हुआ है, समस्याओं का शिकार है। इतना अच्छा गौरवशाली बाबू बेहतरीन इतिहास रहा है, लेकिन अभी भी क्या है बिहार में? अब बिहार में क्या हो गया है? एकदम बहुत सारे समस्याओं, बहुत सारा परेशानी है। गरीबी से जूझा हुआ है लोग बिहार का। यहाँ पे देखो, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अशांति का माहौल है। इतना बढ़िया इतिहास था बाबू, लेकिन अब बिहार का कंडीशन, सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया है। सभी लोग गरीबी से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से क्या है? अशांति का माहौल है, अशांति का माहौल कायम है।
साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। अपने बिहार में बाबू बहुत सारे संसाधन है, संसाधन के रहते हुए भी अपने बिहार की स्थिति क्या है, बहुत ही खराब है, दयनीय है। आज बिहार अति पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। पिछड़ा का मतलब बाबू पिछड़ जाना, यानी कि दूसरे राज्यों की तुलना में अपने बिहार राज्य में विकास ना के बराबर होना, नहीं होना, विकास के मामले में निचले स्थान पे चले जाना। तो बिहार को बाबू पिछड़ा राज्यों में गिना जाता है, यानी कि दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार का विकास ना के बराबर हुआ है, नहीं हुआ है। बिहार के पिछड़ेपन का कारण, तो पीछे हो जाने का कारण, निचले स्थान पे चले जाने के कारण बिहार बाबू अन्य राज्यों की तुलना में विकास के मामले में निचले स्थान पे चले जाने का कारण, पीछे हो जाने का कारण क्या है, क्या समस्या रहा होगा जिससे अपना बिहार राज्य पीछे हो गया, विकास नहीं हुआ, तरक्की नहीं हुआ है, यही हमें बताना है। आर्थिक दृष्टि से, यानी कि आर्थिक विकास से बिहार पिछड़ेपन का कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार से है, यानी कि नीचे दिया गया है। सबसे पहला कारण क्या है बाबू बिहार के पीछे हो जाने का, विकास के तरक्की उन्नति में निचले स्थान पर चले जाने का? तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इसके चलते विकास के लिए साधन कम हो जाते हैं। अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। और बाबू बिहार में अगर जनसंख्या तेज़ी से बढ़ेगी तो क्या होगा, जो भी किसान वगैरह पैदावार उत्पादन करेंगे, अनाजों का उत्पादन करेंगे, तो क्या होता है, बिहार के भरण पोषण में, खाने पीने में ही चले जाता है। बिहार के इतना ही ज़्यादा लोग, इतना ही जनसंख्या है कि बिहार के लोगों को खाने पीने में ही, जो भी किसान यहाँ के पैदावार करते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जा रहे हैं। तो किसानों के द्वारा उत्पादित पैदावार अगर बचता बाबू, तो दूसरे राज्यों में बेच करके यहाँ के लोग क्या करते, रुपया पैसा पूंजी कमाते। तो यह भी क्या है, बिहार के पीछे हो जाने का कारण है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा कारण है आधारिक संरचना का अभाव, यानी कि अभाव का मतलब कमी। आधारिक संरचना अभी बताएं बाबू कि जिस पे कोई देश राज्य टिका होता है। तो बिहार राज्य किस पे टिका है, किन किन चीज़ों पर टिका है? तो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली के उत्पादन पर, परिवहन पर कोई भी राज्य टिका होता है बाबू। स्कूल, कॉलेज, सड़क पर क्या होता है, कोई भी राज्य टिका होता है। यही क्या है बाबू, उस राज्य, बिहार राज्य के लिए रीढ़ का हड्डी है, यही बिहार का आधार है। तो यही क्या कहलाता है, आधारिक संरचना कहलाता है। तो अपने बिहार राज्य में क्या है बाबू, आधारिक संरचना का अभाव है। जैसे यहाँ पे रोड वगैरह भी है, तो रोड अच्छा सा निर्माण नहीं है, रोड के बीच में गड्ढा है, तो क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में क्या होता है, हमें अधिक समय लगता है। अस्पताल है बाबू, तो लोगों को अच्छे से इलाज नहीं होता, दवा दारू की कमी होती है अस्पताल में। तो बिहार राज्य के आधारिक संरचना में क्या है बाबू, अभाव है, कमी है। यह भी क्या है, पिछड़ेपन का कारण है। तीसरा क्या है, कृषि पर निर्भरता। अपने बिहार राज्य के लोग बाबू, अधिकांश लोग क्या है, आय के साधन के लिए कृषि के पैदावार पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। लेकिन वे भी बाबू अच्छे से कृषि नहीं कर पाते हैं। एक तो कृषि पर डिपेंड है, जिससे आप सभी को पता है कि पैदावार करके आप कितना रुपया पैसा कमा सकते हैं, ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं। और दूसरा क्या कि अच्छे से पैदावार, अनाजों का उत्पादन भी नहीं करते। नहीं करेंगे उत्पादन बाबू, तो उनका विकास तरक्की कैसे होगा? अनाजों को बेच करके अधिक से अधिक पैसा कैसे कमाएंगे? ज़्यादा पैसा नहीं कमाएंगे तो उनका विकास तरक्की नहीं होगा। तो ये भी क्या है, कृषि पर निर्भरता भी क्या है बाबू, आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है, बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। चौथा है बाढ़ तथा सूखा से क्षति। एक तो बिहार के लोग अच्छे से कृषि खेती नहीं कर पाते हैं, समय समय पर खेतों को सिंचाई नहीं करते। और दूसरा क्या कि अपने बिहार में बाढ़ और सुखाड़ आते रहता है। और उत्तरी बिहार में हमेशा आपको बाढ़ देखने को मिलेगा और दक्षिणी बिहार में आपको हमेशा सुखाड़ देखने को मिलेगा। तो बाढ़ और सुखाड़ आने के कारण बिहार में बाबू, बिहार के किसान जो भी फसलों का उत्पादन करते हैं, बाढ़ और सुखाड़ आने के कारण क्या होता है, फसलें उनको बर्बाद हो जाती है। ये भी क्या है, बाढ़ और सुखाड़ आने के कारण बाबू फसलों का बर्बाद हो जाना बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। आगे है औद्योगिक पिछड़ापन, यानी कि अपने बिहार राज्य में उद्योग बाबू, कल कारखाने ना के बराबर है। जो भी उद्योग, कल कारखाने थे बाबू, जो बिहार झारखंड के बंटवारे के बाद अधिकांश कल कारखाने उद्योग कहाँ चले गए, झारखंड में चले गया। और यहाँ सिर्फ उद्योग बचा बाबू, तो सिर्फ चीनी मिल बचा, चीनी का कल कारखाना बचा। तो बाबू उद्योगों के मामले में बिहार का पीछे हो जाना, यही क्या है बाबू, औद्योगिक पिछड़ापन है। अगर उद्योग ही नहीं रहेगा बिहार में तो लोगों का रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा
तो आय की प्राप्ति नहीं होगी, जिससे क्या होगा बाबू, बिहार पीछे होते चले जाएगा। तो औद्योगिक पिछड़ापन के कारण भी बाबू क्या है, बिहार पीछे है। आगे है गरीबी। यहाँ बाबू ना ही खेती अच्छे से होती है, ना ही उद्योग वगैरह है, तो क्या बिहार के लोग अमीर हो जाएंगे? नहीं बाबू, गरीबी के कारण भी बिहार पिछड़ा राज्य है बाबू। यहाँ पे कल कारखाने, उद्योग, कृषि भी लोग अच्छे से नहीं करते, तो बिहार के लोग ऑटोमेटिक सिंपल सा है कि वह गरीब ही रहेंगे। पिछड़ेपन का यह भी एक कारण है, गरीबी। सातवां पिछड़ेपन का कारण क्या है? खराब विधि व्यवस्था। अपने बिहार राज्य के लोग बाबू, अगर दूसरे राज्य के लोग, दूसरे देश के लोग अपने बिहार राज्य में कंपनी, फैक्ट्री वगैरह खोलना भी चाहते हैं, खोल भी देते हैं, तो आम जनता लोग, आम नागरिक लोग, अगल बगल के लोग बोलते हैं कि हमें पैसा दो, रंगदारी दो, कुछ टैक्स दो, तब हम तुम्हारे उद्योग को चलाने देंगे, नहीं तो तुम्हारे उद्योग को रात में, दिन में लुटवा देंगे, समाप्त कर देंगे, लहरवा देंगे। तो क्या है बाबू, यह खराब विधि व्यवस्था है। बिहार के लोग ऐसे करेंगे तो दूसरे राज्य के लोग या इसी ही राज्य के लोग फैक्ट्री वगैरह बिहार में लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। फैक्ट्री नहीं लगेगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो लोगों को आय का साधन नहीं बढ़ेगा, जिससे बिहार क्या है, पिछड़ा हुआ है। तो खराब विधि व्यवस्था को ठीक करेंगे बाबू, तब कुछ होगा। आगे है कुशल प्रशासन का अभाव। प्रशासन का मतलब पुलिस। एक तो जनता लोग तंग करता है, उसी के साथ साथ यहाँ के प्रशासन, पुलिस वगैरह है बाबू, वह भी क्या है, भ्रष्टाचार है, आदत से मजबूर है। वह भी कहते हैं कि हमें पैसा दो, कंपनी लगाना है, तो नहीं तो हम तुम्हारी कंपनी पे केस लदवा देंगे। एक तो बिहार के जनता लोग रंगदारी मांगता है, ऊपर से क्या प्रशासन है ना बाबू, वो भी कहते हैं कि हमें पैसा दो, महीना महीना में 1000, 2000, 5000 जो भी बनता है वो दो, तब हम तुम्हारे उद्योग को चलवाने देंगे। तो कुशल प्रशासन का, यानी कि अच्छे प्रशासन का, अच्छे पुलिस का हमारे बिहार राज्य में कमी है, अभाव है। ये क्या थे बाबू, 8 क्या थे? तो बिहार के पिछड़ेपन के कारण था, समस्या था। इन सब कारणों से, इन सब समस्या के वजह से बिहार का विकास, तरक्की, उन्नति अभी तक नहीं हुआ है। आगे है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, यानी कि बिहार राज्य में क्या क्या चीज़, क्या क्या क्षेत्रों में उन्नति तरक्की किया जाए बाबू, ताकि क्या हो, बिहार का विकास होने लगे, बिहार पिछड़े राज्य ना रहे, पिछड़ेपन का शिकार ना रहे। तो हमने आपको बताया पिछड़ेपन का कारण, तो जो जो भी पिछड़ेपन का कारण है बाबू, उसमें क्या कर देंगे, सुधार कर देंगे, उनको दूर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बिहार के पिछड़ेपन के उपाय हो जाएगा। तो सिंपल है, जो जो बिहार के पिछड़ेपन का कारण है बाबू, कमी है, जो चीज़ बिहार में अभाव है, उसको दूर कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, बिहार का विकास हो जाएगा, तरक्की हो जाएगा। तो सबसे पहले पिछड़ेपन का कारण क्या था? बिहार में तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तो जनसंख्या को अगर नियंत्रण कर देंगे बाबू, तो बिहार का पिछड़ेपन दूर नहीं होगा। तो सबसे पहला है क्या, जनसंख्या पर नियंत्रण, यानी कि जनसंख्या को नहीं बढ़ने देना। अपने बिहार राज्य में दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ रही है बाबू। बढ़ने के कारण क्या होता है, जो भी किसान पैदावार उत्पादन करते हैं, अनाजों का उत्पादन करते हैं, वह क्या करते हैं, अपने बिहार राज्य के भरण पोषण में ही चले जाते हैं। अगर वही अनाज बचता तो क्या होता बाबू, दूसरे राज्यों में बेच करके लोग क्या करते, बिहार के लोग, क्या किसान क्या करते, कुछ पैसा आय कमाते। तो जनसंख्या पर अगर नियंत्रण कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बिहार का उन्नति तरक्की होने लगेगा। दूसरा क्या है, कृषि का तेजी से विकास। और बिहार बाबू अपना कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पे कृषि लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा की जाती है। आय का साधन क्या है बाबू, कृषि है। अगर कृषि में किसानों को अच्छे बीज, उत्तम खाद का उपयोग करे बाबू किसान, तो क्या हुआ, अच्छा उत्पादन, ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा। अनाज बेच करके लोग, किसान क्या करेंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, जिससे क्या होगा, पिछड़ेपन दूर हो जाएगा, बिहार का विकास होगा। तीसरा है बाढ़ पर नियंत्रण। जो भी उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है बाबू, उस पर क्या किया जाए, नियंत्रण किया जाए, कंट्रोल किया जाए। उत्तरी बिहार में जो बाढ़ का पानी आता है बाबू, जहाँ पर क्षेत्र सूखा है, वहाँ पे नहरों बना करके क्या किया जाए, सूखे स्थान पर पानी ले जाया जाए, ताकि क्या हो, वहाँ पे सूखे स्थान पर भी क्या हो, कृषि हो सके। तो बाढ़ पर नियंत्रण करेंगे तो क्या होगा बाबू, किसान अच्छे से खेती कर पाएंगे, उनकी फसलें बर्बाद नहीं होगी, जिससे पिछड़ेपन दूर होगा। और चौथा है आधारिक संरचना का विकास। और जो भी अपने बिहार का आधारिक संरचना है बाबू, जो जिस पे भी बिहार टिका हुआ है, जो जैसे रोड, बिजली, परिवहन, सेवा क्षेत्र, संचार क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब सारी चीज़ों पर कोई भी देश, कोई भी राज्य टिका हुआ रहता है। तो जो भी बिहार के आधारिक संरचना है, उसमें क्या किया जाए, विकास किया जाए, तरक्की किया जाए। अगर सड़क सही तरीक़ा से बना दिया जाए तो बिहार के लोग, आम लोग जल्दी से एक स्थान से दूसरे जगह जा सकते हैं। शिक्षा बेहतर कर दिया
ज़्यादातर लोग पढ़ लिख करके कुछ न कुछ उद्योग वगैरह का निर्माण करेंगे, रोजगार उत्पादन करेंगे, तो आधारिक संरचना का विकास करेंगे तो पिछड़ेपन दूर हो जाएगा बिहार का। आगे है पाँचवा, उद्योगों का विकास है। और बिहार में बाबू उद्योग ना के बराबर है। उद्योग के मामले में सिर्फ चीनी उद्योग यहाँ बचा है। तो क्या किया जाए, बिहार में अधिक से अधिक उद्योगों का निर्माण किया जाए, कल कारखानों को बनाया जाए, ताकि क्या हो, लोगों का रोजगार मिले, लोगों को आय का साधन बढ़े। बिहार के लोगों की कमाई बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा तो आय कमाई बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, उनका जीवन स्तर अच्छा होगा, उच्च होगा। तो क्या करना होगा, उद्योगों का विकास करना होगा, अधिक से अधिक अपने बिहार राज्य में उद्योगों को बनवाना होगा, कल कारखानों का निर्माण करना होगा। और छठा क्या है, गरीबी को दूर करना। और जो भी अपने बिहार राज्य के लोग गरीब हैं उनके लिए क्या किया जाए, रोजगार का प्रबंध किया जाए, व्यवस्था किया जाए, ताकि उनका क्या होगा, गरीबी दूर होगा। सरकार के द्वारा ऐसा योजना लाया जाए ताकि बिहार के लोगों को क्या मिले, गरीबी से छुटकारा मिले, उनका जीवन स्तर अच्छा हो। सातवां में है बाबू शांति व्यवस्था की स्थापना। और दूसरे राज्य के लोग अपने राज्य में जो भी उद्योग लगाने आते हैं, लगा लेते हैं, कंपनी कल कारखाने लगाते हैं बाबू, उन्हें के साथ क्या किया जाए, अच्छा बर्ताव किया जाए। आम लोग, जनता लोग, आसपास के लोग क्या करते हैं, आकर के क्या करते हैं कि हमें रंगदारी दो, टैक्स दो, तब हम तुम्हारे उद्योग को चलवाने देंगे। तो यह क्या है बाबू, शांति व्यवस्था है? नहीं। तो क्या किया जाए, शांति व्यवस्था को स्थापना किया जाए। जो भी रंगदारी, टैक्स वगैरह मांगते हैं आसपास के लोग, आम जनता, उनको समाप्त किया जाए। वैसा व्यवस्था नहीं होना चाहिए। तब क्या होगा बाबू, बिहार के पिछड़ेपन दूर होगा। आठवां है स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। एक तो जनता बाबू उद्योगपति को परेशान करता है, और दूसरे साथ साथ क्या करता है, पुलिस वगैरह भी क्या करता है, उद्योगों से पैसा मांगता है। तो ये सब क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। पुलिस वगैरह, प्रशासन वगैरह भी क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। भ्रष्टाचार, घूसखोर नहीं होना चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों में बिहार में विकास होगा, तरक्की होगा, बेहतर होगा, तो क्या होगा, बिहार का भी विकास होगा, तरक्की होगा। तो ये सब सारा चीज़ ठीक किया जाए, तब बिहार का विकास होगा। इतना बाबू आपके एनसीईआरटी में दिया गया था। जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, इतना ही से आपको बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगर ये सब भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप रीडिंग एक बार दे सकते हैं बाबू। यहाँ से क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है, लेकिन आपको पढ़ना है तो एक बार रीडिंग दे सकते हैं। आपको समय मिले तो आप रीडिंग दे दीजिएगा। यहाँ से कभी भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं बनता बाबू, अभी तक पूछा नहीं गया। जितना पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, सारे के सारे हमने आपको पढ़ा दिया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव, एनसीईआरटी के प्रश्नावली में जो ऑब्जेक्टिव है वो देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है बाबू, निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या सेवा क्षेत्र कहते हैं, कृषि क्षेत्र कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक क्षेत्र को हमने पढ़ाया था बाबू कि कृषि से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं, कार्य आते हैं, सारी के सारे किस में रखा गया है, तो प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख, कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है बाबू, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन से देश में बाबू मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है, ये बताना है। हमने आपको बताया था कि किसी भी देश को तीन में से किसी एक अर्थव्यवस्था से चलाया जाता है। कौन कौन से अर्थव्यवस्था होता है बाबू, कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होता है? तो तीन प्रकार के। पहला क्या, पूंजीवादी, जिसमें पूंजीपतियों का अधिकार होता है। उत्पादन के साधन पर किसका अधिकार होता है? पूंजीपति का, कोई निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। दूसरा समाजवादी, यानी कि उत्पादन के साधनों पर किसी देश के, उस देश के सरकार का अधिकार होता है, तो उसी को क्या बोले थे, समाजवादी। और तीसरा बोले थे बाबू मिश्रित, यानी कि उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति और क्या उस देश के सरकार का अधिकार दोनों का होता है, उसी को बोले थे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में बताया था बाबू कौन सा अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी। चीन में बताया था बाबू समाजवादी। लेकिन भारत में अपना क्या है बाबू, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने भारत देश में है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था और योजना आयोग कब निर्माण किया गया था? हमने आपको बताया था बाबू कि जब अंग्रेज अपने भारत देश से चला गया था बाबू, तो यहाँ से जो भी संसाधन थे सारा सारा लूट करके लेकर चला गया। तो हमारे नीति निर्देशकों के सामने एक समस्या आ गया कि अपने भारत देश को विकास कैसे किया जाए। तो उसी समय हमारे भारत देश के नीति निर्देशकों ने बाबू क्या किया, योजना आयोग का निर्माण किया। कब निर्माण किए थे? तो 1950 ईस्वी को। कब? तो 1950 ईस्वी को। इस योजना को क्यों निर्माण किया गया था बाबू? देश के अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए। यह क्या है योजना आयोग? तो यह एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करता है, 5 वर्षों के लिए योजना लागू करता है। और इसके पदेन सदस्य कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री है वो होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष।
और चौथा में बोला है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय यानी कि देश की कमाई सबसे ज़्यादा होगा तो वह देश क्या कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्ध विकसित यानी कि आधा आधा विकसित, इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था बाबू कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो उस देश का उतना ही तेज़ी से विकास होगा यानी कि विकसित होगा। तो ऑप्शन नंबर ख। पाँचवा है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? सबसे पिछड़ा राज्य कौन है बाबू? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। इन चार ऑप्शन में से सबसे पिछड़ा राज्य कौन है? यानी कि वहाँ पे ना ही स्वास्थ्य सेवा, परिवहन क्षेत्र, लोगों के लिए अच्छा शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, बिजली का उत्पादन ज़्यादा नहीं है, सभी लोगों की पूर्ति नहीं हो रही है उस राज्य के लोगों की, तो उसी को क्या बोले थे? पिछड़ा राज्य बोले थे। यानी कि सभी राज्यों की तुलना में विकास के मामले में पिछले स्थान पे चले जाना, निचले स्थान पे चले जाना, यानी कि अविकसित राज्य है। तो कौन सा राज्य है बाबू? पंजाब, केरल। केरल तो सबसे विकसित वाला राज्य था। बिहार, दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग। बिहार अपना सबसे पिछड़ा राज्य है। सेकंड में पूछा है रिक्त स्थानों को पूर्ति करें यानी कि खाली वाले स्थानों को भरें। भारत अंग्रेजी शासन का एक क्या था? भारत अंग्रेजी शासन का क्या था बाबू? तो उपनिवेश था। हमने आपको बताया था ना कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र कमज़ोर राष्ट्र के ऊपर आर्थिक रूप से सामाजिक तौर पर शोषण करता है उसी को क्या बोलते हैं? उपनिवेश बोलते हैं। तो भारत किसका उपनिवेश था? तो अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया बाबू? भारतीय अर्थव्यवस्था का अंग्रेजों ने शोषण किया, खूब लूटा, बेहतर तरीक़ा से अपने यहाँ कच्चा माल यहाँ अपने भारत देश से लूट करके ले गया और उत्पादित सामान अपने भारत देश में महंगे दामों पर बेचने लगा। तो क्या किया? शोषण किया। अपने भारत देश के लोगों का अंग्रेजों ने क्या किया बाबू? शोषण किया। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? तो एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या है बाबू? आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है, एक तरीका है जिसमें क्या करता है, लोग अपना कार्य करके रुपया पैसा कमा करके अपने परिवार को चलाते हैं। तो क्या है बाबू? प्रणाली है। द्वितीयक क्षेत्र को क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को क्या बताए थे? कृषि क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को क्या बताए थे? औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में जितने भी उद्योग से संबंधित काम आते हैं बाबू, जितने भी नए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उस सारे के सारे किस में रखा गया है? तो द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है। तो द्वितीयक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। औद्योगिक। राइटिंग अच्छा नहीं है बाबू, आप देख करके लिख करके समझ जाइएगा। पाँचवा है आर्थिक विकास आवश्यक रूप से की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? तो परिवर्तन की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास होगा बाबू तो क्या होगा? बदलाव होगा, किसी भी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? परिवर्तन। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय को दिया जा सकता है। आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है बाबू? तो नियोजन को दिया जाता है। आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? तो नियोजन को दिया जाता है। योजना बना करके एक लंबे समय में जब भारत देश का तरक्की होगा, उन्नति होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं? आर्थिक नियोजन बोलते हैं। तो भारत के आर्थिक नियोजन का श्रेय नियोजन को जाता है, प्लानिंग करके विकास करते हैं उसको जाता है। सातवां में आर्थिक विकास को मापने के लिए सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। हमने आपको बताया था 3 प्रकार के महत्वपूर्ण सूचकांक बाबू। पहला क्या? राष्ट्रीय आय, दूसरा प्रति व्यक्ति और तीसरा मानव विकास सूचकांक। तो आर्थिक विकास को मापने के लिए यानी कि किसी भी देश में अर्थ, रुपया, पूंजी से सभी लोगों का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस सूचकांक के जरिए बेहतर से अच्छा तरीका से माप सकते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय के सूचकांक के माध्यम से, प्रति व्यक्ति आय सूचकांक से। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति कैसा है बाबू? तो दयनीय है, खराब है। क्या है? खराब है। दयनीय भी लिख सकते हैं आप। पढ़े थे ना बाबू कि अपने बिहार राज्य में संसाधन होते हुए भी ये बिहार राज्य की स्थिति क्या है? दयनीय है। बिहार में ही खाली स्थान ... ही जीवन का आधार है। किस पे बिहार के लोग टिका हुआ है? क्या बिहार के आधार है? बिहार के लोगों के लिए आय का साधन क्या है? तो कृषि है बाबू, खेती है। खेती कर करके बिहार के लोग पैसा कमाते हैं। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक है। क्या बाधक है? क्या समस्या है बिहार के विकास में?
तो बाढ़ और सुखाड़ क्या है बाबू? बाधक है। बाढ़ और सुखाड़ आने के कारण अपने बिहार राज्य के किसान जो भी फसलों का उत्पादन करते हैं सारे के सारे नष्ट होता है, बर्बाद हो जाते हैं, जिससे किसानों को आय प्राप्त नहीं हो पाता है। तो क्या है, बिहार के विकास में बाढ़ का बाधक है, बहुत बड़ा बाधक है। तो बच्चों यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। जितना भी चैप्टर 1 में आपको एनसीईआरटी समझाना चाहता है वह सारे के सारे हमने समझा दिया। अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, जितना भी क्वेश्चन बैंक में दिया गया है वो पिछले वर्ष पूछा गया है 2011 से 25-26 तक, वो सारे का सारा क्वेश्चन एक ही वीडियो में अगले बार लेकर आने वाले हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बच्चा धन्यवाद।